नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जो एरोमेटिसिटी है उसी को कंप्लीट करेंगे, वो रह गया था। ठीक है, चलिए देखिए, तो आगे बढ़ा रहे हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट में एरोमेटिसिटी के बारे में कुछ पढ़ रहे थे, उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे थे, तो उसी को अभी कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए, प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये हमारे पास 3 कंपाउंड हैं, तो इनमें से बताना है कौन मोर एसिडिक है। जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आपको बता रखा है कि H प्लस निकाल के एक एनाइन जनरेट करिएगा, और जो एनाइन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वही एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा। तो देखिए, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये H प्लस रिमूव होगा। यही क्यों, ये भी तो हो सकता है, यहाँ पे भी तो एक H है। ठीक है, तो अगर हम बात करें देखिए, जब अगर इसकी बात करें तो ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है सब। अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब यहाँ से H प्लस निकलेगा, H प्लस निकलेगा तो यहाँ पे माइनस बनेगा, और वो माइनस क्या होगा, इसके रेजोनेंस में इन्वॉल्व होके यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो ओड हो जाएंगे। फिलहाल अभी कितने पेयर हैं इसके अंदर, 2, और एक और आ जाए, अगर वो माइनस H प्लस के निकलने से वो माइनस यहाँ आ जाए तो वो इसके कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, और कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा और साथ में एरोमेटिसिटी में चला जाएगा। तो इसलिए किस H को निकालेंगे, इसी H को। तो अगर हम यहाँ से क्या करें, देखिए इस H प्लस को निकालेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, ये माइनस, और माइनस बनते ये क्या हो गया, एरोमेटिक। तो ये जो एनाइन जनरेट हो रहा है, ये H प्लस का निकलते जो एनाइन बन रहा है वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इन्वॉल्व हो गया रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने के साथ साथ में एरोमेटिसिटी में चला गया, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इस नेगेटिव का वो इसमें काउंट होगा। 1 2 और एक 3 पेयर हो जाएंगे, और 3 पेयर का मतलब हो जाएगा एरोमेटिक। तो ये साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है। प्लेनर क्यों है, देखिए हर एक कार्बन डबल बॉन्डेड sp2 और ये सिंगल बॉन्डेड है तो sp3 होना चाहिए, मगर इसका जो लोन पेयर, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो ये हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होगा, तो हाइब्रिडेशन sp3 की जगह sp2 रह जाएगी। तो सभी प्लेनर भी हो गया और कंप्लीट रेजोनेंस भी होगा। देखिए डबल सिंगल डबल डबल सिंगल चार्ज, ठीक है। तो ये क्या होगा, कंप्लीट, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एरोमेटिसिटी में चला जाएगा, ये जो एनाइन बनेगा वो एरोमेटिक हो जाएगा, और एरोमेटिक होगा तो मोर स्टेबल, और ये मोर स्टेबल होगा तो ये मोर एसिडिक। बात करें यहाँ अगर हम H प्लस निकालें तो ये माइनस बनेगा, और इस माइनस के बनने से क्या होगा, पहले कितना पेयर था, 1, और अब पेयर कितने हो जाएंगे, 2, और ये रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व है, तो साइक्लिक है, प्लेनर है, और 2 पेयर हो गए, और 2 पेयर का मतलब क्या हो गया, इवन नंबर ऑफ पेयर, और इवन नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक हो जाएगा तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस H प्लस के निकलने से जो एनाइन बन रहा है वो हाईली अनस्टेबल है, तो ये क्या होगा, लेस एसिडिक। ठीक, बात करें यहाँ पे तो देखिए, जब इसका H प्लस निकालेंगे, जब इसका H प्लस निकालेंगे तो ये माइनस बनेगा, और ये जो माइनस बनेगा ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। देखिए चार्ज सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल के बाद 2 सिंगल कंटिन्यू आ गए, तो ये आगे कंप्लीट सर्कमफेरेंस रेजोनेंस नहीं होगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में तो गया है, मगर कंप्लीट सर्कमफेरेंस रेजोनेंस नहीं आ रहा। देखिए चार्ज सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल के बाद सिंगल सिंगल। ठीक, जब कंप्लीट सर्क्यूफरेंस रेजोनेंस नहीं है तो ये एरोमेटिक नहीं होगा, फिर ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक, और ये कह सकते हैं, देखिए ये जो कार्बन आएगा यहाँ पे, ये जो कार्बन आएगा ये वैसे भी sp3 आ जाएगा, और sp3 होगा तो प्लेनर नहीं होगा, प्लेनर नहीं होगा तो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। तो अगर हम बात करें तो एक बन रहा है एरोमेटिक, एक हो रहा है एंटी एरोमेटिक, और एक हो रहा है नॉन एरोमेटिक। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिक, उसके बाद आएगा नॉन एरोमेटिक, और सबसे लेस स्टेबल होगा एंटी एरोमेटिक। तो जो एनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही क्या होगा, वही क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा जिसमें एरोमेटिक एनाइन जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहले ए के पास जो होगा वो मोर एसिडिक H होगा, उसके बाद आएगा C, और लास्ट में आएगा B, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिक। क्लियर, तो सबसे पहले हो गया एरोमेटिक वाला, फिर नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में आ गया एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट ये कह रहा है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड विच इज कनेक्टेड टू रिंग्स इन द गिवन कंपाउंड। ये कह रहा है ये हमारे पास एक गिवन कंपाउंड है, इस गिवन कंपाउंड में दोनों साइक्लो को ज्वाइन करने वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जो पाई बॉन्ड है, उन पाई बॉन्ड का मूवमेंट किधर होगा, कौन सी रिंग की तरफ मूवमेंट होगा। तो देखें
मूवमेंट किधर होगा, जिधर जिधर पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होने से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, जहां भी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी उसी साइड में मूवमेंट होगा। अगर हम बात करें तो ये 3 मेंबर रिंग है और ये कितना है, 5 मेंबर रिंग है। और एक बात देखें, इसमें कितना आ रहा है, 1 पेयर आ रहा है, मतलब ऑड पेयर आ रहा है। इसमें कितने आ रहे हैं, 2 पेयर आ रहे हैं, तो इसमें इवन पेयर आ रहा है। ठीक, तो इसके पास ऑलरेडी ओड पेयर है, और ओड वाले क्या होते हैं, एरोमेटिक। इसके पास कितने पेयर हैं, इवन। अगर ये ओड हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, नीचे। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है कहाँ भाग जाएंगे, नीचे भागेंगे। क्यों, तो ये 2 से 1 की तरफ भाग जाएंगे, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा तो इस पे पेयर हो जाएंगे 3 और उस पर कितना रह जाएगा, 1। और 1 भी ओड है और 3 भी ओड है, तो ये क्या होगा, ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक। अगर ये ऊपर भाग गया तो इसके पास क्या होंगे, 1 पेयर तो ऑलरेडी पहले से थे, और ये ऊपर जाएगा तो इस पे हो जाएंगे 2 पेयर, और इस पे दो ही रह जाएंगे। और दो दो का मतलब क्या हो गया, दोनों इवन इवन, और दोनों इवन इवन है तो दोनों एंटी एंटी हो जाएंगे, और एंटी एंटी तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए कहाँ भागेगा, ये नीचे, जिससे वहां पे ओड था ओड रह जाए, और यहाँ पे इवन था इवन से क्या हो जाए, ओड। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कहाँ हो जाएगा, 2 से 1 की तरफ। तो 2 से 1 की तरफ अगर चलूंगा तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस और वहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर रह जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर। और यहाँ पे कितने पेयर हो चुके होंगे, 3। देखिए 2 तो डबल बॉन्ड से और एक इस नेगेटिव से, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें कितने पेयर हो जाएंगे, 3। और 3 पेयर का मतलब है ओड, और ओड का मतलब एरोमेटिक। और इस पे भी कितना पेयर हो गया, 1, और ये भी एरोमेटिक। तो इसमें दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाएंगी। अगर ये बॉन्ड ऊपर गया, 1 से 2 की तरफ गया पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, तो ये माइनस होते इस पे पेयर कितने हो जाएंगे, 2। और इस पे प्लस आते इस पे पेयर कितने रह गए होंगे, 2। और 2 का मतलब ये भी इवन और वो भी इवन, और इवन के लिए क्या होगा, एंटी एंटी। तो ये हाईली अनस्टेबल। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट है वो किस साइड होगा, 2 से 1 की तरफ। क्लियर होगी बात। तो ये केस में क्या हो जाएगा, तो फाइनली इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, ये प्लस इसमें घूम जाएगा, तो ये प्लस 3 मेंबरिंग में, और ये नेगेटिव किसमें घूम जाएगा, इस 5 मेंबरिंग में। ये भी अपने आप में एरोमेटिक, ये भी अपने आप में एरोमेटिक। तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट समझ गए किधर होगा, 2 से 1 की तरफ। नेक्स्ट, एक और बात इसमें पूछ सकते हैं, देखिए ये प्लस माइनस हो गए, और इसके प्लस माइनस के होने से ये एरोमेटिक हो गया, मोर स्टेबल हो गया। तो ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो ये क्या है, डायपोल नेचर आ जाएगी इसमें। एक प्लस एक साइकिल प्लस हो जाएगी, एक साइकिल माइनस हो जाएगी, तो इसमें क्या आ गया, डायपोल नेचर। दूसरा, इट हैज़ द हाई डायपोल मोमेंट। तो इसमें डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, हाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फटाक से मूव करेंगे, क्योंकि इनके मूव करने से एरोमेटिसिटी गेन हो रही है, स्टेबिलिटी गेन हो रही है। दूसरा, सॉल्यूशन इन द पोलर सॉल्वेंट। तो ये क्या होगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा किसमें, पोलर, क्योंकि ये खुद क्या हो गया, पोलर। तो ये पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, इजिली डिजोल्व, और नॉन पोलर में इजिली डिजोल्व नहीं होगा। तो ये सॉल्युबल हो जाएगा किसमें, पोलर सॉल्वेंट में। और ये कह रहा है फ्री रोटेशन अलोंग द कनेक्टेड बॉन्ड। इन दोनों रिंग को जोड़ने वाला जो बॉन्ड है एक्चुअल में यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, ना कि डबल, क्योंकि डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो गया होगा। और जैसे ही ब्रेक होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एरोमेटिसिटी में चले गए, और एरोमेटिसिटी में चले गए तो अब ये कभी वापस नहीं आएंगे, और कभी वापस नहीं आएंगे तो यहाँ हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा, और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो यहाँ आराम से क्या हो सकती है, रोटेशन हो सकती है। तो फ्री रोटेशन के लिए अवेलेबल होगा। बात करें यहाँ पे सेकंड केस, इसमें देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें 1 पाई बॉन्ड है, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 1 2 3, तो 3 पेयर है। तो इसके पास भी 3 पेयर, इसके पास भी 3, इसके पास 1 पेयर। तो 1 पेयर का मतलब ओड, और 3 पेयर का मतलब भी ओड। तो इसके पास भी ओड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी ओड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, जो डीलोकाइज करेंगे, जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये भी एरोमेटिक कंडीशन में है, ये भी एरोमेटिक कंडीशन में। तो फिर इस पाई बॉन्ड का क्या होगा, ये तो जिस पे भी जाएगा, अगर उस पे भेजूंगा तो यहाँ इवन हो जाएंगे, और नीचे भेज दूंगा तो ये इवन हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, तो इसमें ऑलरेडी क्या है, अगर हम बात करें तो देखिए, फिलहाल एरोमेटिक है नहीं पाई, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा नहीं। जब ये भी ओड है और ये भी ओड है तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा नहीं। टूट गया तो ये क्या जाएगा, अगर ये उधर जाएगा तो इधर इवन कर देगा, और नीचे जाएगा तो नीचे इवन कर देगा। तो फिर ये पाई बॉन्ड का मूवमेंट होगा ही नहीं, होना तो पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नहीं तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन साइकिल में आएगा नहीं। देखिए डबल सिंगल सिंगल, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल सिंगल, तो कंप्लीट कंप्लीट तो इस केस में कंप्लीट रेजोनेंस तभी होगा जब ये पाई इलेक्ट्रॉन टूट जाए। चलिए मान लेते हैं, हम क्या करते हैं, इसे अब तोड़ लेते हैं 1 से 2 की तरफ। तो अगर उधर तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और प्लस आते ही ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, क्योंकि डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल चार्ज चार्ज सिंगल डबल। क्लियर, तो ये एरोमेटिक हो गई होगी।
और उस पर माइनस आते ही वो क्या हो गई होगी, एंटी एरोमेटिक। तो इसमें एक रिंग एरोमेटिक हो जाएगी, एक एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। अगर हमने 2 से 1 की तरफ मोड़ दिया तो इधर माइनस आ गया और उधर क्या आ जाएगा, प्लस। तो अब के वो एरोमेटिक हो जाएगी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि इसमें इसमें इवन हो गए होंगे, उसमें ऑड रह गए होंगे। अगर हमने ऊपर को तोड़ा था तो इसमें इवन हो गए होंगे और इसमें ऑड रह गए होंगे। तो इसमें एरोमेटिक, एक ये एरोमेटिक, वो एंटी एरोमेटिक। जब डाउन में टूटेगा तो ये एंटी एरोमेटिक, वो एरोमेटिक, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी तरफ टूटे, अगर हम बात करें तो एक एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक। मगर इनमें आपस में एरोमेटिक में कंपेयर करें तो ये एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल है कि ये एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल है, तो वो एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होगी क्योंकि उसमें रेजोनेंस थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। आगे बस समझ में। चलिए खैर, फिलहाल एक एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक, ये सिचुएशन आ रही है। तो बॉन्ड का मूवमेंट दोनों साइड हो सकता है, 1 से 2 भी और 2 से 1 भी। हाँ, ज़्यादा कहाँ होगा, जितने जितनी ज़्यादा बड़ी एरोमेटिसिटी बन रही है, ठीक है। चलिए खैर, तो देखिए, इन बोथ द केस वन ऑफ द रिंग, इन दोनों केसों में 1 से 2 की तरफ या 2 से 1 की तरफ, इन बोथ द केसेस वन ऑफ द रिंग इज गोइंग एंटी एरोमेटिक एंड देयरफॉर मोमेंटम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल इन द कनेक्शन बॉन्ड। ये कह रहा है जो कनेक्शन बॉन्ड है फिर वो ब्रेक नहीं होगा। क्यों? एक एरोमेटिक तो आ रही है मगर दूसरी तरफ क्या हो रही है, एक रिंग एंटी एरोमेटिक बन जा रही है। जो रिंग एरोमेटिक बन रही है वो तो कहेगी कि ठीक है मूवमेंट हो जाए, मगर दूसरी जो एंटी एरोमेटिक बनेगी वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि ऐसा मूवमेंट हो, क्योंकि वो क्या है जाएगी, हाईली अनस्टेबल। तो जो हाईली अनस्टेबल हो जाएगी वो ऐसा नहीं होने देगी। तो इसलिए इस पाई इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट ना अप होगा ना डाउन होगा, जैसा कंपाउंड था वैसा का वैसे रहेगा। तो इसमें डबल बॉन्ड पोलैरिटी रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नॉट पॉसिबल इन द कनेक्शन बॉन्ड। तो कनेक्शन बॉन्ड जो होगा वो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं करेगा, क्योंकि एक रिंग एंटी एरोमेटिक हो जा रही है नॉन एरोमेटिक से, ठीक। तो इसमें मोमेंट क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉनों का नहीं होगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड मेंटेन रहेगा, डबल बॉन्ड मेंटेन रहेगा तो इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड पोलैरिटी इसमें ज़्यादा होगी और डबल बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा होगी, जहाँ भी डबल बॉन्ड पोलैरिटी आएगी वहाँ फ्री रोटेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट, क्योंकि जो फ्री रोटेशन है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू होती है, डबल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन स्टॉप हो जाती है। बात करिए यहाँ पे, इसमें क्या है, अगर हम बात करें इसमें 2 पेयर है तो 2 का मतलब इवन, इसमें कितने पेयर हैं, 3, तो इसका मतलब क्या है, ऑड। तो ये ऑड वाला तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा नहीं और इवन वाला इलेक्ट्रॉन चाहेगा, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट कहाँ हो जाएगा, 1 से 2 की तरफ। तो जैसे इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा तो इधर हो जाएंगे 3, तो 3 का मतलब क्या हो गया, ओड। और इधर भी, इधर क्या रह जाएंगे, इधर तो ऑलरेडी 3 थे तो 3 रह जाएंगे, तो ये भी ओड और ये भी ओड और वो भी ओड, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक। तो अगर मूवमेंट 1 से 2 की तरफ हुआ, 1 से 2 की तरफ हुआ तो ये क्या होगा, इस पे माइनस आ गया और माइनस का मतलब एक पेयर बढ़ गया, तो इस पे 1 2 3 पेयर हो जाएंगे और 3 पेयर पे ये भी एरोमेटिक और उस पर ऑलरेडी 3 पेयर थे तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। मोमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि मोमेंट होगा तभी तो ये प्लस आएगा यहाँ, तभी प्लस आएगा तभी कंप्लीट रेजोनेंस होगा और तभी क्या होगा, ये एरोमेटिक। इसमें तो क्या होगा, ये भी एरोमेटिक ये भी एरोमेटिक, तो बेस्ट हो गया। जब दोनों रिंग एरोमेटिक हो जा रही हैं तो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। तो इसका मतलब ऐसा मूवमेंट होगा। बात करें सेकंड वाले की, अगर ये 2 से 1 की तरफ हमने कराया, 2 से 1 की तरफ कराया तो इस पे 2 पेयर थे, 2 के 2 रह जाएंगे और इस पे 3 पेयर से कितने हो जाएंगे, 4। तो ये भी क्या हो जाएगा, इवन और वो भी इवन, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंटी और ये भी क्या हो जाएगा, एंटी। और एंटी एरोमेटिक तो हाईली अनस्टेबल, तो ये सिचुएशन नहीं होगी। तो इसलिए बॉन्ड कहाँ टूट जाएगा, 1 से 2 की तरफ। और 1 से 2 की तरफ टूट जाएगा तो बस ये भी अपने आप में एरोमेटिक, ये भी अपने आप में एरोमेटिक, और इसमें क्या हो जाएगा, एक डायपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, पोलर हो जाएगी। ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा तो इसमें रोटेशन पॉसिबल है। और ये जो कंपाउंड है सॉल्युबल होगा किसमें, ये किसमें सॉल्युबल हो जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा पोलर सॉल्वेंट में। इससे ऊपर वाला जो केस था उसमें डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा था तो वो नॉन पोलर था, नॉन पोलर था तो वो सॉल्युबल होगा किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। क्लियर। तो यहाँ डायपोल मोमेंट जनरेट होगा, ऊपर वाले में नहीं था। इसमें क्या होगा ये इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है, वहाँ फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। चलिए, तो अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ इजी रोटेशन, तो इजीली फ्री रोटेशन किस केस में हो रही है। तो अगर हम बात करें ए और सी में तो रोटेट मोमेंट क्या हो जा रहा है, जो पाई बॉन्ड है दोनों को ज्वाइन करने वाले, दोनों रिंग को ज्वाइन करने वाला जो पाई बॉन्ड है उसमें मोमेंट हो जा रहा है, जिससे क्योंकि वो एरोमेटिक हो जा रहे हैं। मगर बी में ये पाई बॉन्ड का मोमेंट नहीं हो रहा था। तो सबसे अगर बात करें रोटेशन की तो सबसे कम रोटेशन तो किस में होगी, बी में, या कहीं इसमें रोटेशन होगी नहीं, डबल बॉन्ड हो जाएगा। बात करें ए और सी में, तो ए और सी में अगर हम देखें तो इनमें से रोटेशन किस में ज़्यादा होगी। तो इसमें अगर जो रिंग बन रही थी, एक 5 मेंबर रिंग बन रही थी और एक 3 मेंबर रिंग बन रही थी। इसमें जो रिंग बन रही है एरोमेटिक
वो एक 5 मेंबर रिंग है और एक 7 मेंबर रिंग है। इसमें बड़ी रिंग है, बड़ी रिंग एरोमेटिक हो रही है तो बड़ा क्या होगा, इसमें लॉन्ग कॉन्जुगेशन होगा, ज़्यादा रेजोनेंस होगा, और ज़्यादा रेजोनेंस होगा तो कह सकते हैं उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे मोमेंट को ब्रेक करने के। देखिए एरोमेटिक, इसमें भी दोनों रिंग एरोमेटिक हो रही हैं, इसमें भी दोनों रिंग एरोमेटिक हो रही हैं, मगर जब एरोमेटिसिटी दोनों में सेम हो जाए तो फिर क्या देखते हैं, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें जो दो रिंग है वो एक 5 मेंबर रिंग है और एक 3 मेंबर रिंग है, और इसमें जो रिंग है वो एक 5 मेंबर रिंग है और एक 7 मेंबर रिंग है। तो इसमें ज़्यादा रेजोनेंस आएंगे, और ज़्यादा रेजोनेंस आएंगे तो ये ज़्यादा प्रेफर करेगा किसको, पोलैरिटी को, या कह सकते हैं पाई बॉन्ड मोमेंट को। क्लियर? तो क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, एंड एरोमेटिक तो दोनों में बन रही है, तो इसलिए सी में क्या होगा, मोमेंट ज़्यादा होगा, तो इसमें फ्री रोटेशन, सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा आएगा, तो इसमें रोटेशन भी ज़्यादा होगी। बात करें बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ भी सेम कहानी होगी, जिसमें सिंगल बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा आएगी उसमें क्या होगी, बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी, और जिसमें डबल बॉन्ड पोलैरिटी होगी उसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसमें होगी, बी में, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो ही नहीं रहा, और सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसमें होगी, जिसमें मोमेंट सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मोमेंट ए और बी सी में था, और ए सी में भी सी में ज़्यादा था, क्योंकि इसमें भी दोनों रिंग एरोमेटिक होती हैं, इसमें भी दोनों रिंग एरोमेटिक होती है, मगर इस केस में क्या हो रहा था, इसमें बड़ी बड़ी रिंग बन रही है जिसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ गए थे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए एनुलिन। एनुलिन क्या है, द कंपाउंड विच आर, देखिए एनुलिन होता क्या है, एनुलिन मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड आ रहे हों। ठीक है, एक ही साइकिल होना चाहिए। द कंपाउंड विच आर मोनोसाइक्लिक एंड विच हैव ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आर नोन एज एनुलिन। ठीक है, जैसे हम इसमें बात करें तो इसमें दो साइकिल है, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, तो ये कभी भी एनुलिन नहीं हो सकती। इसमें बात करें तो एक ही साइकिल है, मगर डबल सिंगल सिंगल ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है इसमें। इसमें 3 सिंगल बॉन्ड कंटिन्यू आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एनुलिन नहीं हो सकती। इसमें फिर 2 रिंग आ गई, और जब 2 रिंग आ गई तो एनुलिन हो ही नहीं सकती, चाहे पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो चाहे ना हो। दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए कि केवल एक ही रिंग होनी चाहिए, और उस रिंग में ऑल्टरनेट क्या होने चाहिए, डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो इसकी बात करें तो ये पूरी एक ही रिंग है, क्योंकि बीच में ज्वाइनिंग नहीं है, तो ये कंप्लीट एक ही रिंग कहलाएगी। और इसमें देखिए डबल सिंगल, देखिए डबल सिंगल ऑल्टरनेट चल रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, एनुलिन। अब एनुलिन 10 क्यों बोला, इसमें जितने डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को बोल देते हैं ये नंबर। ये जो नंबर होता है, ये नंबर बताता है कितने नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 पाई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो ये 5 पेयर है, और 5 पेयर का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या बोल देंगे इसे, एनुलिन 10। ठीक है, तो ये जो 10 नंबर है क्या बताता है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये कह सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन द रिंग। चलिए, तो अगर हम बात करें, ये कह रहा है जो एनुलिन और ये जो नंबर हो गए हैं n+2, 4n+2, जहां n क्या होता है, n होगा नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए साइकिल। ठीक है, चलिए खैर, तो एनुलिन की बात कर रहे हैं, और इधर क्या है, एरोमेटिक। कौन सी एनुलिन एरोमेटिक होगी, कौन सी नहीं। तो अगर हम बात करें 6 एनुलिन क्या हो गया, बेंजीन ही तो हो गई। अगर हम बात करें तो इसमें बेंजीन होगी, और बेंजीन में ऑल्टरनेट डबल सिंगल पाई बॉन्ड होते हैं, और कितने पेयर होंगे, 6 का मतलब क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने पेयर हो गए, 3, और 3 पेयर का मतलब क्या हो गया, ओड, और ओड का मतलब क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। बात करें एनुलिन 10, ये क्या होगा, ये नॉन एरोमेटिक होती है। अब नॉन एरोमेटिक क्यों है, अगर इसमें बात करें पेयर की, तो इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 पेयर, और 5 पेयर का मतलब ओड, और ओड का मतलब तो एरोमेटिक होना चाहिए था। मगर ध्यान रखना, जो एनुलिन 10 है वो क्या होती है, नॉन एरोमेटिक होती है। नॉन एरोमेटिक क्यों होती है, क्योंकि ये नॉन प्लेनर होती है। नॉन प्लेनर क्यों होती है उसके बारे में अभी बताएंगे। ठीक, बात करें एनुलिन 14 की, एनुलिन 14, तो 14 का मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, कितने डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, 14, और 14 डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर कितने हो गए, 7, और 7 का मतलब ओड, और ओड का मतलब क्या होगा, एरोमेटिक। बात करें यहाँ पे एनुलिन 18, तो इसमें कितने पेयर हो जाएंगे, 9, और 9 का मतलब ओड हो गया, और ओड का मतलब एरोमेटिक। तो बात करें
एनुलिन किस टाइप की, जब ये 4n टाइप की एनुलिन हो। एक तो हो गई थी 4n+2 और एक हो गई 4n वाली। तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ये जनरली क्या होगी, बात करें कौन सी इनमें से एंटी एरोमेटिक होगी। तो देखिए 4n का मतलब, देखिए 4n और 4n+2 मतलब हकल्स रूल्स। हकल्स रूल्स में एंटी एरोमेटिक के लिए कितना चाहिए था 4n, और एरोमेटिक के लिए क्या चाहिए था 4n+2। ठीक है, तो ये हकल्स रूल्स वाला 4n+2 है और 4n है। तो एरोमेटिक के लिए 4n+2 चाहिए था, जहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 3 थी, और एंटी एरोमेटिक के लिए हकल्स रूल्स क्या था कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। देखिए तो एनिलीन 4 का मतलब कितने पेयर हो गए 2, और 2 पेयर का मतलब क्या हो गया E1, और E1 का मतलब क्या होगा एंटी एरोमेटिक। सेम बात करें यहाँ पे कितना है, ये 8। ठीक है, ये एनुलिन 8 है। तो एनुलिन 8 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें पेयर आएंगे 4, और 4 का मतलब E1 और E1 होंगे, तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, मगर ये नॉन एरोमेटिक होता है। होना चाहिए एंटी, आता क्या है नॉन। तो एक तो किस में केस आ रहा है, एनुलिन 10 में आ रहा है। एनुलिन 10 क्या होनी चाहिए एरोमेटिक, मगर कैसे आ रही नॉन एरोमेटिक। और एनुलिन 8 क्या होनी चाहिए एंटी एरोमेटिक, आ कैसे रही है नॉन एरोमेटिक। क्यों आ रही है, क्योंकि ये भी क्या हो जाती है नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर जब हो जाएगी तो ना तो एरोमेटिक हो सकती, ना ही एंटी एरोमेटिक हो सकती, क्या होगी फिर नॉन एरोमेटिक। देखिए एनुलिन 12 की बात कर लें तो 12 में क्या होगा, 12 में कितने पेयर हो गए 6, और 6 का मतलब E1, और E1 हो गए तो एंटी होगा। ऐसे एनुलिन 16 तो कितने पेयर हो जाएंगे 8, और 8 का मतलब E1, और E1 का मतलब क्या होगा एंटी एरोमेटिक। बात करते हैं किसकी, एक तो एनुलिन 10 की और एनुलिन 8 की। ये होनी चाहिए एरोमेटिक, क्योंकि इसमें ऑड पेयर आ रहे हैं 5, और इसमें इवन पेयर आ रहे हैं 4, तो ये एंटी एरोमेटिक होनी चाहिए, मगर दोनों ही क्या है नॉन एरोमेटिक है। रीज़न है ये नॉन प्लेनर होती है, और जब भी नॉन प्लेनर होंगी तो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक हो ही नहीं सकती। तो क्यों होती है नॉन प्लेनर वो बता रहे हैं। देखिए रीजन फॉर नॉन एर ये कह रहा है नॉन एरोमेटिसिटी ऑफ एनुलिन 10। एनुलिन 10 की नॉन एरोमेटिसिटी क्यों है उसके बारे में रीजन समझिए, क्या रीजन है इसका। ये है जी एनुलिन हमारे पास। देखिए कितनी इसमें अगर बात करें, पूरी एक ही तो साइकिल है, ये एक ही साइकिल है, आपस में जुड़े नहीं है। ये तो एच मैंने बताया, यहाँ पे एक एच होगा, एक यहाँ पे एच होगा। अगर हम बात करें तो इसमें देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऑल्टरनेट वन, एक मोनोसाइक्लिक है और ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है, तो क्या कहलाएगा एनुलिन कहलाएगा। कितने पेयर हैं 1 2 3 4 5, 5 पेयर का मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एनुलिन 10। मगर ये क्या होनी चाहिए, इसमें देखिए हर एक चीज़ साइक्लिक भी है, हर एक कार्बन डबल बॉन्डेड है तो sp2 भी है, और sp2 है, और कंप्लीट सर्कमफेरेंस रेजोनेंस भी है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। और कितने पेयर हैं, ओड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ओड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक कंडीशन क्या हो रही है एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रही है। तो ये एरोमेटिक होना चाहिए, मगर फिर भी ये क्या है नॉन एरोमेटिक है। रीज़न क्या है, इस कार्बन पे जो H होगा, इस कार्बन पे जो H होगा, वो H इतने करीब होते हैं कि आपस में एक दूसरे को स्टेरिक रिपल्शन करते हैं, और स्टेरिक रिपल्शन करने से इसकी जो प्लेनर स्ट्रक्चर थी उसको नॉन प्लेनर कर देते हैं। इसको 2D से किस में ला देते हैं 3D में। इनके आपस में झगड़े की वजह से, इनमें आपस में रिपल्शन की वजह से क्या हो जाती है, इसकी स्ट्रक्चर 2D की बजाय क्या हो जाती है 3D में हो जाती है। क्लियर। जैसे जब कहीं दो लोगों में झगड़ा होता है तो दूसरे वापिस लोग क्या हो जाते हैं, जैसे दो आपस में बोल रहे हो तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और जब झगड़ा होने लगे तो भागने लगती है। तो सेम कहानी वैसी होगी, अब यहाँ रिपल्शन होगा तो ये क्या करेगा, इसको क्या कर देगा 2D से 3D में ला देगा, तो जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर नहीं रहेगी, वो नॉन प्लेनर हो जाएगी। किसकी वजह से, एच रिपल्शन की वजह से। और नॉन प्लेनर होते ही क्या हो जाएगा, जैसे ये इन कार्बनों के प्लेन जब सेम नहीं रहेंगे, और जब प्लेन सेम नहीं रहेंगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, ये यहाँ से नहीं जा सकता। रेजोनेंस में केवल और केवल वही एटम इन्वॉल्व होते हैं जो सेम प्लेन में हो। अगर जब तक कार्बन एटम, जब तक एटम सेम प्लेन में है तभी इधर का बॉन्ड उधर जा सकता है, अगर प्लेन डिफरेंट हो जाए तो इधर का बॉन्ड उधर शिफ्ट नहीं हो सकता। आगे बात समझ में। तो जैसे ही क्या होगा नॉन प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर होते ही क्या होगा, इसमें जो कंप्लीट सर्कमफेरेंस रेजोनेंस है वो एकदम स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस कहाँ होता है केवल प्लेनर स्ट्रक्चर में, या कह सकते हैं ऐसे दो एटमों के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं जो क्या हो सेम प्लेन में हो। क्लियर होगी बात। तो नॉन प्लेनर, तो ये क्या है नॉन प्लेनर है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन इन बिटवीन हाइड्रोजन्स ऑन अपोजिट साइड। ये जो अपोजिट साइड पे जो हाइड्रोजन लग रहे हैं इनके रिपल्शन की वजह से ये नॉन प्लेनर हो जाएगी। नॉन प्लेनर होगी तो इसमें जो सर्कमफेरेंस रेजोनेंस है वो स्टॉप हो जाएगा, और वो कंप्लीट नहीं हो सकता, और कंप्लीट नहीं हो सकता तो फिर ये एरोमेटिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट, रीजन फॉर द नॉन एरोमेटिसिटी ऑफ एनुलिन 8, इसमें भी सेम कहानी है। क्या है,
ये भी नॉन प्लेनर हो जाती है। क्यों हो जाती है वो बताएंगे। देखिए ये है मोनोसाइक्लिक है, ठीक, ये क्या है मोनोसाइक्लिक है। तो इसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड भी था। तो अगर साइक्लिक भी है, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज भी है, यानी कि प्लेनर भी है, और अगर बात करें तो कंप्लीट सर्कमफेरेंस रेजोनेंस भी है। और कितने पेयर हैं इसमें? 4, और 4 पेयर का मतलब ओड, और ओड का मतलब वो इवन, और इवन का मतलब क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए मगर नॉन एरोमेटिक है। रीजन क्या है कि यहाँ पे इसकी जो हाइब्रिडेशन sp2 उसके वजह से यहाँ पे जो एंगल है वो 120 होना चाहिए, मगर इसमें इस जब ऑक्टेट बनता है तो ऑक्टेट बनता है तो यहाँ जो बॉन्ड एंगल आता है वो 135 आता है। एंगल जो अरेंजमेंट है, एंगल स्ट्रेंथ, यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए? 120, मगर एंगल कितना आता है? 135। 135 होना चाहिए, तो उसकी वजह से हाइब्रिडेशन वाला एंगल तो कितना होना चाहिए? 120, और वैसे अगर ऑक्टेट में अरेंज करूँ तो एंगल कितना आएगा? 135। तो ये एंगल स्ट्रेन की वजह से हाइब्रिडेशन तो चाहती है एंगल 120 हो, मगर ये ऑक्टेट स्ट्रक्चर चाहती है 135 हो, तो इसकी वजह से इसमें एंगल स्ट्रेन जनरेट होती है, जिसकी वजह से इसकी शेप क्या है? अपने एंगल को रीअरेंज करने के लिए, यानी कि इस झगड़े को बंद करने के लिए क्या हो जाती है? टफ शेप में कन्वर्ट हो जाती है। तो टफ शेप में कन्वर्ट होने का मतलब है अब ये जो अपोजिट सामने वाले कार्बन है, ये दो कार्बन आपस में क्या है? सेम प्लेन में नहीं रहते। तो हाई एंगल स्ट्रेन की वजह से ये इसकी जो शेप है वो टफ शेप में बदल जाती है, और टफ शेप क्या होती है? 3D शेप होती है, और 3D शेप होगी तो इसमें ये तो दो प्लेन में होंगे मगर ये दोनों प्लेन में नहीं आते। टफ तो जानते हो, टफ शेप, ठीक है। तो टफ शेप की वजह से एंगल स्ट्रेन की वजह से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? टफ शेप में। और टफ शेप एक नॉन प्लेनर शेप है, नॉन प्लेनर शेप है तो यहाँ कंप्लीट सर्कमफेरेंस रेजोनेंस नहीं चल सकता, जिसकी वजह से ये एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकती, तो फिर किसमें हो जाती है? नॉन एरोमेटिक। क्लियर? तो ध्यान रखना है कि जो एनुलिन है, एनुलिन क्या होती है? मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक जिसमें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड आते रहे उसे कहते हैं एनुलिन। और एनुलिन 8 और एनुलिन 10 ये क्या है? नॉन एरोमेटिक होती है। बाकी जो है वो या तो एरोमेटिक होंगी या एंटी एरोमेटिक होंगी। चलिए खैर, ये कह रहा है डिसाइडिंग क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका? अगर हम बात करें जो एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, उनकी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो तो हमें पता चल गया कि एरोमेटिक मोर स्टेबल होते हैं और एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो कह रहा है डिसाइडिंग क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर का कुछ क्राइटेरिया देख रहे हैं किससे डिसाइड हुआ, तो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पे एक्सप्लेन कर रहे हैं एरोमेटिक और नो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर बस फिर भी थोड़ा सा जान लीजिए क्या है। दिस इज नोन एज एन इक्विवेलेंस ऑफ द, ये कह सकते हैं सर्कुलर मेथड। चलिए क्या होता है ये? जैसे हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन में क्या होता है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो बेंजीन है, ऐसे बोल सकते हैं एनुलीन 6, क्योंकि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 6, जो डीलोकलाइज कर रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं होता, मतलब होता है डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉनों से। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपने देखी होगी, पहले क्या होता है? ये बॉन्डिंग वाले आएंगे, फिर कैसे आते हैं? एंटी बॉन्डिंग वाले। अगर हम बात करें जैसे सिग्मा, सिग्मा P2Z और पाई 2PZ, पाई 2PX, फिर पाई 2PX एंटी, पाई 2PX वाई एंटी, और फिर क्या हो जाता है? सिग्मा 2PZ एंटी। तो पहले बॉन्डिंग और फिर एंटी बॉन्डिंग। इसमें कितने डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, और 6 हैं तो पहले यहाँ से बॉन्डिंग से बनना शुरू होते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटलों की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलों की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसमें आ गए, 1 2 3 4। तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, किसमें? बॉन्डिंग ऑर्डर में। और बॉन्डिंग ऑर्डर में आ गए तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है? कम, और उनकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबल होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एंटी बॉन्डिंग में होंगे उतना क्या होगा? अनस्टेबल। तो इस केस में ये कह सकते हैं जितना इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? पेयर। तो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं उतना स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? तो ये सबके सब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ गए और कैसे हो गए? पेयर्ड हो गए। तो ये क्या हो गया? हाईली स्टेबल, यानी कि जो, और बेंजीन इसलिए क्या था? बेंजीन एक एरोमेटिक था, और एरोमेटिक हाईली स्टेबल हो जाते हैं। रीजन क्या है? ये रहा आपके सामने, ठीक है। इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे, और वो भी कैसे? पेयर्ड हो जाएंगे। जैसे ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक। इसको जरा इस टाइप से लिखिए, ये इसका मिडिल है, नीचे क्या होंगे? बॉन्डिंग, ऊपर क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अगर हम आएंगे तो इसमें कैसी सिचुएशन बनेगी? देखिए क्या करते हैं, समझिए मेरी बात। ये क्या है तरीका? जैसे हमने बेंजीन को यहाँ रखा तो ये इसकी मीडिएटर लाइन खींची,
जितने कार्बन है, जितने नीचे एटम है, सोर्स एटम जिनके थ्रू क्या है रेजोनेंस इन्वॉल्व हो रहा है, उतनी क्या बनेंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए एक था तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो कार्बन थे आमने सामने तो दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर ऊपर वाली क्या होंगी, ये दो दो एटम है तो दो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और फिर ये एक है तो एक एंटी, ये ऊपर वाले एंटी नीचे वाले बॉन्डिंग। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, इसमें भर के चले गए। ठीक, चलिए ये क्या हो गए, सेम इस लेवल पर आ गए, तो ये क्या हो गया, अगर इस बाउंड्री से नीचे है इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में है, बॉन्डिंग में है तो उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाते रहेंगे उतनी स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी, क्योंकि एनर्जी बढ़ेगी। उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इनकी एनर्जी कम। कम एनर्जी वालों में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी वालों में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। यहाँ देखिए, जिससे इसकी बात करें, ये क्या है, एनुलीन 4 है, और ये क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है, क्योंकि इसमें कितने पेयर हैं, दो, दो पेयर का मतलब इवन। तो जरा इसको लिखिए, ऐसे करके लिख लें इसको, ठीक है, इस टाइप से। तो एक कार्बन ये, दो कार्बन ये, और एक ये, हो गए 4 कार्बन। ये इसकी मिडिल लाइन है हमने खींची। इस मिडिल लाइन पे क्या होगा, एक ऑर्बिटल तो ये, एक ऑर्बिटल ये हो गई, और दो ऑर्बिटल ये होंगी जहां से मिडिल लाइन पास हो रही है। इस पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4। तो देखिए दो तो यहां आ गए और दो किसमें आ गए, यहां पे। तो दो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए, इस बाउंड्री लाइन पे, मतलब एनर्जी ज्यादा वाले पे, या तो इससे ऊपर कह सकते हैं बिल्कुल एकदम मिडिल लाइन पे। तो इसमें क्या होगा, इसकी दो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए, इस बाउंड्री लाइन पे, मतलब एंटी एंटी एरोमेटिक एरिया, बॉन्डिंग एरिया से एंटी बॉन्डिंग एरिया में जाने की टेंडेंसी में है ये इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो क्या होगा, अनस्टेबल ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। एक तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनमेरिड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, एक तो उसकी वजह से अनस्टेबल हो गया, तो अनस्टेबल ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। दूसरा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पूछ ले के पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर आ गया। वो जबकि कैसा था, डायमैग्नेटिक, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं था। इसमें क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन अनपेड आ गए, तो पैरामैग्नेटिक नेचर भी हो गया। तीसरा, दे टेंड्स टू द अंडरगो डाइमराइजेशन, और इसलिए क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करने के लिए क्या करते हैं, डाइमर फॉर्म बनाने की कोशिश करेगा। और देखेंगे अभी हम क्या करता है कि जो एंटी एरोमेटिक है अपने आप को स्टेबल करने के लिए डाइमर फॉर्म बना लेता है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक का मतलब हाईली अनस्टेबल, और हाईली अनस्टेबल कब तक रहेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो ये क्या हो गए, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और ये पैरामैग्नेटिक होगा, और अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए क्या करता है, डाइमराइजेशन करता है। सेम कहानी जैसे यहाँ देखें, ये क्या है, अगर हम बात करें साइक्लोपेंटा डाई एनायन, ठीक, साइक्लोपेंटा डाई एनायन, साइक्लोपेंट है, दो डबल बॉन्ड है तो डाई आयन, और एक एनायन है तो माइनस चार्ज है तो एनायन। यहाँ देखिए कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 2 3 पेयर है, 3 पेयर का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से मिडिल लाइन इसकी खींची हमने, ये एक एटम ये, एक एटम ये, एक ये, तो 3 तो आ गए नीचे, और 2 एटम कहाँ हो गए, ये ऊपर पहुंच गए, ये एंटी बॉन्डिंग में पहुंच गए और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में। 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए, और बॉन्डिंग में चले गए तो ये क्या होगा, पेयर्ड भी हो गए और सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। और देखो होता भी है ये एरोमेटिक। इसके पास कितने पेयर हो जाएंगे, 3, और 3 का मतलब क्या हो गया, ओड, ओड का मतलब एरोमेटिक। तो एरोमेटिक है, ये मोर स्टेबल है। तो एरोमेटिक मोर स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर्ड हो गए, कहाँ चले गए हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। अगर एंटी बॉन्डिंग में जाते तो अनस्टेबल होता, या अनपेड इलेक्ट्रॉन होते तो भी अनस्टेबल होता। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये कह रहा है सेलेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये कुछ कंपाउंड है, इनको सेलेक्ट करना है कि कौन एरोमेटिक है कौन एंटी एरोमेटिक है। बात करते हैं, देखिए ये एनुलिन तो है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी साइकिल बन रही हैं अलग अलग। एनुलिन तो वो होता है जो मोनोसाइक्लिक हो। अब बात करें इस साइकिल को, एरोमेटिसिटी चेक करें, इसकी चेक करें, इसकी चेक करें, या इसकी चेक करें, तो आपको देखिए, आपको 4 रिंग बनती दिखाई दे रही, 1 2 3 4। इसके अलावा एक रिंग और बनती दिखाई दे रही होगी, ये पूरा सर्क्यूमफेरेंस ये। तो ध्यान रखना है, जो हकल्स रूल्स है वो क्या है, सर्क्यूमफेरेंस। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, सर्क्यूमफेरेंस रेजोनेंस, कंप्लीट सर्क्यूमफेरेंस रेजोनेंस। तो हमें सिर्फ मतलब होता है सर्क्यूमफेरेंस से। ये जो किसी भी कंपाउंड की ये सर्क्यूमफेरेंस है, ये एरोमेटिक हो जाए, ये बाउंड्री मजबूत हो जाए और सर्क्यूमफेरेंस वाली, अंदर कुछ भी होता है, इससे हमें मतलब नहीं है। तो देखिए ये साइकिल है, सर्क्यूमफेरेंस साइकिल। हर एक कार्बन डबल बॉन्डेड है, देखिए डबल 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 डबल, कोई भी एटम लीजिए डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है तो सब sp2 है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है। बात करें सर्क्यूमफेरेंस रेजोनेंस की, तो देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, सर्क्यूमफेरेंस रेजोनेंस है।
अंदर रेजोनेंस है कि नहीं उससे मुझे मतलब नहीं है, सर्कमफेरेंस रेजोनेंस कंप्लीट होना चाहिए। अब बात करें पेयर की, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने देखो यहां से गिना 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड अंदर रहा इस पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड सर्कमफेरेंस में इन्वॉल्व नहीं है, और जब सर्कमफेरेंस में इन्वॉल्व नहीं है तो सर्कमफेरेंस रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। मुझे सिर्फ किस पेयर की बात करता हूं मैं उन पेयर की बात करता हूं जो क्या है, अभी तक जितने भी पाई बॉन्ड थे, जितने भी लोन पेयर थे, वो सबके सब क्या हो गए थे, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए थे, इसलिए सबको काउंट कर रहे थे। मगर यहाँ पे क्या है, जो ऑड पेयर है या इवन पेयर है, वो किसके, कौन से पेयर इलेक्ट्रॉन, वे पेयर इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में, इस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सर्कमफेरेंस रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो इनको काउंट नहीं करेंगे हम। तो अगर इसमें बात करें सर्कमफेरेंस कितने पेयर आ गए, 7, और 7 पेयर का मतलब क्या हो गया, ऑड, और ऑड का मतलब ये एरोमेटिक हो गया। अब अंदर ये डबल बॉन्ड हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। इसको काउंट करोगे तो पेयर कितना हो जाएंगे, 8, और 8 हो जाएंगे तो इवन, और इवन हो जाएंगे तो एंटी एरोमेटिक, मगर ये काउंट नहीं होगा, सिर्फ काउंट होगा सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट देखिए, ये स्ट्रक्चर है, अगर हम इसकी बात करें यहाँ सर्कमफेरेंस की, तो ये अलग अलग साइकिल कैंट नहीं करनी है, बस ये सर्कमफेरेंस चेक करना है, ठीक है। और सर्कमफेरेंस चेक करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें बात करें तो डबल सिंगल डबल 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 सिंगल डबल, यहां देखिए इसमें अगर हम बात करें तो 2 सिंगल बॉन्ड आ गए, ठीक, आ गए 2 सिंगल बॉन्ड के नहीं आ गए, तो इसको छोड़िए यहां पे सिंगल सिंगल, तो अब इसको क्या करें हम, तो देखिए इस कंपाउंड में क्या है, ये रिंग गड़बड़ कर दे रही है, इसमें सिंगल सिंगल आ रहे हैं लगातार, फिर एक डबल, फिर ये सिंगल, तो ये रिंग थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है, गड़बड़ कर रही है, तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आप इतने सर्कमफेरेंस में, आप इतने सर्कमफेरेंस में चले जाएं, आप इतने में चले जाएं, आप इतने में चले जाएं, आगे बात समझ में नहीं, ये भी तो एक सर्कमफेरेंस हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि यही पूरा सर्कमफेरेंस हो। जैसे इसमें बात करें, इसमें ये सर्कमफेरेंस हो सकता है, ये इतना 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 सर्कमफेरेंस हो सकता है, और इस पूरा भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें इस सर्कमफेरेंस की, ये पूरे में जिसमें देखूं तो ये वाली रिंग गड़बड़ कर दी, तो इसे हटाइए। बात करें थोड़ी सी इसकी, अगर मैं थोड़ी देर के लिए बात कर लूँ तो डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल, तो ये पूरी रिंग तो एक एरोमेटिक है, और जब ये छोटी सी रिंग एरोमेटिक है तो पूरा कंपाउंड एरोमेटिक तो हो ही गया। अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में बहुत सारी रिंग है, एक छोटी मोटी रिंग भी एरोमेटिक हो गई, तो ओवरऑल तो एरोमेटिक तो हो ही गया, ठीक है, तो एरोमेटिक तो ये होगा ही। बात करें डबल सिंगल, तो इसको भी ले सकते हैं, देखिए तो इस रिंग को ले लेंगे तो पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन में आएगा, इस रिंग को भी ले लेंगे तो कंप्लीट, तो इतना पूरा सर्कमफेरेंस रेजोनेंस आ जाएगा। और कितने पेयर हो जाएंगे, 2 और 2 4 और 3 कितना हो गया, 7, और 7 के लिए क्या हो जाएगा ऑड, और ऑड के लिए क्या हो जाएगा एरोमेटिक, इसको छोड़ देंगे बाहर, ठीक है। तो ये पूरा क्या होगा, एरोमेटिक। फिलहाल इससे भी एक रिंग भी एरोमेटिक हो गई तो एरोमेटिक था। तो आल्सो बेंजीन रिंग इज फॉर्म्ड, इसमें एक बेंजीन रिंग बनती दिखाई दे रही, तो इसलिए एरोमेटिक तो होगा ही। चलिए यहाँ बात करें, ये क्या हो गया, क्या ये, अगर हम बात करें क्या ये एनुलिन है, नहीं एनुलिन नहीं है, क्योंकि ये 2 कार्बन आपस में ज्वाइन हो गए ओ से, तो एक रिंग ये हो गई, एक रिंग ये हो गई। बात करें तो हम किसकी बात करेंगे, 2 रिंग बन रही, एक रिंग ये एक रिंग ये, तो मैं किसकी बात करूंगा पहले, सर्कमफेरेंस की। ये सर्कमफेरेंस पर रेजोनेंस मिल गया तो काम हो गया बस हमारा। तो देखिए डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, तो ये कंप्लीट सर्कमफेरेंस रेजोनेंस है। हर एक एटम डबल बॉन्डेड भी है, तो sp2 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 यानी कि प्लेनर भी हो गया, साइक्लिक भी हो गया, प्लेनर भी हो गया, कंप्लीट सर्कमफेरेंस रेजोनेंस भी हो गया। और कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 5 पेयर है, मतलब ओड, और ओड का मतलब एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक हो चुका। बात करते हैं जरा इसकी, बीच में अगर ये ऑक्सीजन जो लगा है, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, और सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो इसकी हाइब्रिडेशन sp3 होगी, और sp3 होगी तो ये नॉन प्लेनर होगा। तो ये खुद एटम ही तो इन कार्बन, ये साइकिल सर्कमफेरेंस पे जो कार्बन है उनका प्लेन, तो अगर मान लीजिए इस कॉपी के पेपर पे है तो इस ओ का प्लेन कहाँ होगा, कॉपी के प्लेन के ऊपर होगा, तो ये ऊपर होगा, तो इसको होने दो ऊपर, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व थोड़ी हो रहा है, ये इसको हम रेजोनेंस में ले ही नहीं रहे, हम तो सर्कमफेरेंस वाले कार्बन ले रहे हैं, और वो प्लेनर है, तो बात खत्म हो गई। आगे बात समझ में नहीं, तो जो एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो वो जरूरी नहीं है कि वो sp2 हो, वो sp3 भी चल सकता है, sp भी चल सकता है, कुछ भी चल सकता है, ठीक है, जिसको हम रेजोनेंस में इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं। सेम कहानी है। और एक और बात, इस पे जो लोन पेयर है, 2 ऑक्सीजन के जो 2 लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में जा ही नहीं रहे, और जब रेजोनेंस में नहीं जा रहे तो वो उसके जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के जो पेयर हैं, वो इस डीलोकलाइज्ड पेयर में काउंट नहीं किए जाएंगे।
तो इसमें 1 2 3 4 5 सिर्फ ये 5 वाले जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, इसके जो 2 लोन पेयर हैं वो काउंट नहीं होंगे रेजोनेंस में। आगे बात समझ में? तो डीलोकलाइज मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुए हैं। जैसे यहां देखिए, ये सेम कहानी है, पूरा सर्कमफेरेंस रेजोनेंस है, हर एक कार्बन डबल बॉन्डेड है तो sp2 भी है, तो प्लेनर है, साइक्लिक है, सर्कमफेरेंस रेजोनेंस है। तो ये क्या होगा, कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4 5। ओड हो गए तो एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक होगा। मगर बात करें इस एन की, तो ये एन क्या है, इस एन एटम को हम सर्कमफेरेंस के रेजोनेंस में ले ही नहीं रहे हैं। तो ये sp2 हो, sp हो, sp3 हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। फिलहाल वैसे कैसा है, सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन है तो sp3 है, और इस एन पे एक लोन पेयर होगा, तो इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो काउंट भी नहीं होगा इस ओड में। तो कितने पेयर रहेंगे, सिर्फ 5 रहेंगे। इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, या कह सकते हैं इसका जो लोन पेयर है वो सर्कमफेरेंस रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। क्लियर? इसकी हाइब्रिडेशन पूछ ले तो देखिए, लोन पेयर अगर मैं बात करूं इसके लोन पेयर की, तो लोन पेयर सिंगल डबल, ये लोन पेयर सिंगल डबल, तो आप कहोगे कि ये इसका जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ रहा है, क्योंकि कॉन्जुगेटिव सिस्टम बन रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, ये लोन पेयर सिंगल डबल। और जब इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में गया तो इसकी हाइब्रिडेशन sp3 ना होकर sp2 होगी, नहीं, इसकी हाइब्रिडेशन sp3 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका जो ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इस लोन पेयर को कभी भी कॉन्जुगेशन में नहीं लेगा। कॉन्जुगेशन बनता दिखाई दे रहा है आपको, मगर ये डबल बॉन्ड इस लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में लेगा नहीं, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है इन डबल बॉन्ड के साथ अपने आप में एरोमेटिसिटी में जा चुका है। ये पाई बॉन्ड ऑलरेडी इस कंपाउंड को एरोमेटिक करने में जा चुके हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर, जो भी पाई इलेक्ट्रॉन हो, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो जाता है, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो जाएगा वो फिर अब दूसरों के साथ एरोमेटिसिटी रेजोनेंस दिखाने के लिए अवेलेबल नहीं होता। भले ही आपको दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है कि लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा, मगर ये डबल बॉन्ड कभी इसको कॉन्जुगेशन में लेगा नहीं, क्योंकि ये क्या हो चुका है, ये ऑलरेडी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो चुका है। और जो डबल बॉन्ड या लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं वो कभी किसी और दूसरे के काम के लिए रहते नहीं हैं, वो परमानेंट 100% किसके हो जाते हैं, एरोमेटिसिटी के, तो वो कभी दूसरों के काम नहीं आने वाले। आगे बात समझ में नहीं? तो इसकी हाइब्रिडेशन sp2 नहीं sp3 रहेगी। तो ध्यान रखना, इसका जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज नहीं होगा, वो कैसा रहेगा, लोकलाइज, या कह सकते हैं इसका जो लोन पेयर है वो मोर बेसिक होगा, फटाक से अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो इसकी बेसिक नेचर क्या रहेगी, ठीक ठाक रहेगी। चलिए यहाँ बात कर लें, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक CH2 आ गया, और CH2 आ रहा है तो आने तो हमें तो सर्कमफेरेंस की बात है, सर्कमफेरेंस अपने आप में एरोमेटिक हो गई, तो बीच में कुछ भी हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चाहे sp3 हो चाहे sp2 हो, क्योंकि ये इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा। ये sp3 sp2 फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये रेजोनेंस में, ये एरोमेटिसिटी में, ये कार्बन एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। यहाँ देखिए, ये सर्कमफेरेंस की बात है, सर्कमफेरेंस अपने आप में क्या है, कंप्लीट सर्कमफेरेंस रेजोनेंस है, और कितने पेयर हैं, ऑड पेयर हैं, 7 पेयर हैं, और 7 पेयर का मतलब ऑड का मतलब एरोमेटिक, और हर एक कार्बन डबल बॉन्डेड है सर्कमफेरेंस पे, तो प्लेनर भी हो गया, साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, सर्कमफेरेंस कंप्लीट सर्कमफेरेंस रेजोनेंस हो गया, और ऑड पेयर हो गए तो एरोमेटिक। बात करें इस अंदर के, ये अंदर के कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, तो sp3, और साथ में ये मिथाइल भी लग रहा है इस पे, तो इनके लगे रहने दो, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ सर्कमफेरेंस से मतलब है। अगर सर्कमफेरेंस हमें कंप्लीट मिल गई तो बात खत्म हो गई। क्लियर हो गई बात? नहीं, हाँ, सर्कमफेरेंस कंप्लीट नहीं मिलती तो फिर अंदर छांटता मैं, फिर अंदर ढूंढता कि कोई एक आध रिंग एरोमेटिक है कि नहीं। तो देखिए, मॉडिफिकेशन जो हकल्स रूल्स का है, मॉडिफिकेशन लोग बात कहते हैं, मॉडिफिकेशन नहीं है, लोगों ने शुरू से ही उसने ये बताया है, शुरू से ही लोगों ने सही ढंग से नहीं पढ़ा, सही ढंग से किताबों में नहीं लिखा, और किताबों में छोटी मोटी एक दो बात लिख दी, उससे कंफ्यूजन पैदा हो गए। रियल में हकल्स रूल्स है ही ये। हकल्स ने कहा था कि क्या है कि जो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, या तो एक किसी भी कंपाउंड के अंदर जो छोटी मोटी सी साइकिल है उसमें ये मेरी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो भी पूरा कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक, या उस कंपाउंड की पूरे सर्क्यूमफेरेंस में ये कंडीशन फॉलो हो जाए, कौन सी वाली, जो उसने बताई थी, तो भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। आगे बात समझ में? तो हकल्स रूल इज डिफाइंड फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक, और यह कह सकते हैं, और अलोंग द सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द साइकिल, अलोंग द सर्क्यूमफेरेंस ऑफ साइकिल कंपाउंड, या कह सकते हैं प्राइमरी रेजोनेंस। ठीक है, तो या तो अगर कोई हमारे पास कंपाउंड है तो उसके या तो सर्कमफेरेंस में रेजोनेंस मिल जाए या एक मोनोसाइक्लिक में रेजोनेंस मिल जाए, तो वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो देखिए, तो मॉडिफिकेशन या मॉडिफाइड हकल्स रूल्स क्या है, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रूल देयर शुड बी
कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ओड पाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन in the bonding orbitals in the monocyclic compound or along the circumference of the polycyclic compound। तो कह रहा है कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक जब होगा जब क्या हो जाए, जो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, मतलब ओड नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, किसमें, या तो मोनोसाइक्लिक में, और अगर पॉलीसाइक्लिक है तो उसके सर्क्यूमफेरेंस में। यह सीधी सी बात, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में इसको समझो। क्या अगर हमारे पास क्या है, या तो किसी भी कंपाउंड के अंदर एक साइकिल के अंदर ये कंडीशन मिल रही है या पूरे सर्कम्फरेंस पे कंडीशन मिल रही है, तो वो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, वाई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आर हाईली रिएक्टिव टूवर्ड्स द मेटल। ये कह रहा है कि जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं मेटल के रेस्पेक्ट में या मेटल के टूवर्ड्स। क्यों, या कह सकते हैं जो एंटी एरोमेटिक है वो फटाक से रिएक्शन कर लेते हैं मेटल के साथ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों कर लेते हैं। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और एंटी एरोमेटिक में जो पेयर होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैसे होते हैं, इवन। अगर उसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, अगर वो क्या हो जाए, इवन से बढ़ के ओड हो जाए, इवन से बढ़ के क्या हो जाए, ओड। अगर वो ओड हो जाए तो एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन तो ओड, इवन से ओड करने के लिए अगर मान लीजिए पेयर 2 है तो 2 से 3 पेयर करने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। और मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसे क्या करेगा, एंटी एरोमेटिक को मेटल से इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर मिल सकते हैं, जिससे वो अपने इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ओड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना सकता है, और जिससे क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो देखिए, ये जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन से कहीं से मिल जाए तो क्या हो जाएगा, 4n+2 हो जाएगा। और 4n+2 होते ही कौन सी कंडीशन फुल फ्लफ हो जाएगी, एरोमेटिक वाली। तो देखिए, ये हमारे पास एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके पास कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 पेयर है। टू पेयर का मतलब क्या हो गया, इवन, इवन का मतलब एंटी एरोमेटिक। इसे हम 2 सोडियम से रिएक्शन करा दी इस मॉलिक्यूल की, तो ये क्या करेगा, एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन की जरूरत किससे है, इसे, तो तुरंत ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये बन जाएगा Na+, और वो हो जाएगा -2। 2 इलेक्ट्रॉनों की चाहिए, तो हमने क्या लिए, 2 Na लिए हैं, तो 2Na+, एक Na एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो 2Na कितने कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, ये हो जाएगा 2Na+, और वो 2 इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे, और इस पे क्या आ जाएंगे, एडिशनल -2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन सब जगह घूम जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, क्योंकि अब इस पे कितने पेयर हो जाएंगे, 1 2, और एक पेयर ही हो जाएगा 3, और 3 पेयर का मतलब ओड, ओड का मतलब एरोमेटिक। देखिए कैसे, ये है मेरे पास सोडियम। सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके एक यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके Na+ बनाएगा। 2 सोडियम लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे। ये जो पाई बॉन्ड है इस एंटी एरोमेटिक का, ये पाई बॉन्ड टूटेगा फ्री रेडिकल में, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा होमोलिटिक। होमोलिटिक मतलब फ्री रेडिकल में, एक इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन उधर और एक इधर। अब ये फ्री रेडिकल बन गया, इस फ्री रेडिकल पे एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, माइनस, यहाँ पे भी माइनस। अब देखिए बिल्कुल इसको, अगर हम बात करें तो साइकिल है, और सर्क्यूफरेंस रेजोनेंस होगा कैसे, डबल सिंगल चार्ज, चार सिंगल चार्ज, चार सिंगल डबल, ये कंप्लीट रेजोनेंस है। और अगर हम बात करें एफ प्लेनर की, तो प्लेनर भी है, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 और ये सिंगल बॉन्डेड है तो sp3 होगा, मगर ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो हाइब्रिडेशन sp3 नहीं, sp2 ही होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ये जो लोन पर है अब ये हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। तो sp2 क्लियर। तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और कंप्लीट सर्कम्फरेंस रेजोनेंस भी है। और कितने पेयर हैं, ओड। देखिए 1 2 3, 3 पेयर का मतलब ओड पेयर, और ओड पेयर का मतलब ये एरोमेटिक। क्लियर होगी बात। चलिए, तो एक बात समझें कि क्या होगा, ये हमारे पास एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। स्टेबल कब हो जाएगा, जब इसके पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाए, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर वो ओड हो जाए। ओड कब हो सकते हैं, 2 है, 2 है, तो 2 के लिए 2 से ओड कब हो सकता है, या तो इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर 1 रह जाए, या इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाए, 3, मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर घट जाए या एक बढ़ जाए। ठीक है, बढ़ जाएगा तो 2 हो जाएंगे 3, और घट जाएगा तो 2 हो जाएंगे 1, और 1 भी ओड होता है और 3 भी ओड होते हैं, तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो देखिए, तो या तो ये क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर ले, 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके ये फॉर्म बन जाए तो भी एरोमेटिक, या फिर ये क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस प्लस आ जाएगा तो भी एरोमेटिक हो जाएगा।
ठीक है। तो इसमें अब इसमें कितने पेयर रह गए, एक, और इसमें कितने पेयर हो गए होंगे, तीन। तो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। अगर इसने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करें हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करें हैं, तो क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसका क्या होगा, खुद तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज, और कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इलेक्ट्रॉन लेगा तो खुद का तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो खुद का तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और कैसे एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकते हैं। मतलब जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अपने आप को स्टेबल करने के लिए, या आप कह सकते हैं अपने को एरोमेटिक बनाने के लिए। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, और यह कह सकते हैं पोलर नेचर, और कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी इन मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल में सॉल्युबिलिटी। देखिए ये कंपाउंड है, ये कह रहा है डाइपोल मोमेंट अरेंज करना है, और भी कुछ कंपाउंड है भी, पहले फिलहाल जरा इसको देख ले। तो इसमें क्या है, ये कीटोन है, और कीटोन पे क्या लग रहा है, दो फिनाइल लग रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये किसे क्या बोल सकते हैं, बेंजोफिनॉल। ठीक है, एक बेंजो, क्या बोलेंगे इसे, बेंजोफिनॉल। चलिए खैर, तो इसमें एक पोलैरिटी जनरेट होगी इस बॉन्ड की वजह से, इधर माइनस और ये प्लस। ठीक है, और ये जो प्लस है, ये प्लस चार्ज इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में हो सकता है और इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में होगा। तो ये प्लस चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है, तो इसका मतलब ये पोलैरिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मतलब क्या है कि जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस और प्लस इस प्लस को क्या कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस प्लस को थोड़ा सा स्टेबिलिट कर रहे हैं, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। क्योंकि जैसे ही प्लस बनेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कमी, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा प्लस एम से। तो प्लस एम क्या करेगा, इसको थोड़ा सा स्टेबल कर देगा, तो इस जिससे क्या होगा, ये पोलैरिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, मतलब आराम से पोलैरिटी क्या होगी, जनरेट होगी। चलिए, तो इसमें जो डायपोल मोमेंट निकल कर आता है एक्सपेरिमेंटली, उसकी वैल्यू आती है 2.97 डिवाई। ठीक है, चलिए इस कंपाउंड की बात करें। ये क्या है, एक साइक्लोप्रोपेनॉन है। इस साइक्लोप्रोपेनॉन पे दो क्या हो गए, डाइफिनाइल लग गए हैं। ठीक, तो इसका नाम लिखेंगे, क्या होगा ये, इसका पढ़ेंगे इसे तो क्या लिखेंगे, इसे क्या बोलेंगे, डाइफिनाइल साइक्लोप्रोपेनॉन। ठीक, चलिए, जैसे ये पोलर बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड है, तो पोलर पाई बॉन्ड है तो ये पोलैरिटी जनरेट करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होते हैं सिंगल बॉन्ड्स के कंपैरिजन में, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ एक शिफ्ट होगा, तो डाइपोलैरिटी जनरेट होगी, तो इधर माइनस इधर प्लस। जैसे ये प्लस आएगा तो प्लस आते ही ये पूरा कंपाउंड क्या हो चुका होगा, एरोमेटिक, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें वन इलेक्ट्रॉन पेयर था, और ओड पेयर, वन इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब ओड पेयर, और ओड पेयर का मतलब एरोमेटिक हो जाएगा अगर ये कंप्लीट सर्कमफेरेंस रेजोनेंस आ जाए तो। और जैसे ही यहाँ प्लस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल साइक्लिक हो जाएगा, हर एक एटम प्लेनर हो जाएगा और सर्कमफेरेंस रेजोनेंस हो जाएगा और ओड पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है, और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये माइनस और ये प्लस एरोमेटिसिटी में चला जाएगा, एरोमेटिसिटी में चला जाएगा तो ये प्लस कभी वापस नहीं मिलने वाला, तो ये हमेशा, और ये प्लस एरोमेटिसिटी में चला गया तो हम परमानेंट क्या हो जाएगा, माइनस। तो कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग डाइपोल जनरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ये प्लस बन रहा है वो प्लस, इससे पिछले वाला केस देखें तो वो प्लस किस में जा रहा था, रेजोनेंस में जा रहा था, मगर ये प्लस किस में चला गया, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो गया, और जब एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बन कैटायन होगा, और स्टेबल हो जाएगा तो इसका मतलब बहुत जल्दी से बनेगा, इसका मतलब पोलैरिटी ज़्यादा होगी। तो इस केस में जो डायपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटली निकालें तो कितना निकल कर आता है, 5 डिवाई, यानी कि पहले से ज़्यादा। बात करें यहाँ, इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसमें ये सी डबल बॉन्ड सी है, इसे अगर हम बोलें तो 22, अगर हम बात करेंगे ये क्या होगा, डाइसाइनो, दो CN लग रहे हैं तो डाइसाइनो मिथाइलिन, ये डबल बॉन्ड, ये एक कार्बन है, इसे बोलेंगे मिथाइल, डबल बॉन्डेड है तो क्या बोलेंगे, इन। तो ये मिथाइलिन हो गया, और मिथाइलिन पे क्या लग रहे हैं, दो साइनो लग रहे हैं, तो डाइसाइनो मिथाइलिन, और ये क्या हो गया, डाइफिनाइल, दो फिनाइल है, डाइफिनाइल साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, साइक्लोप्रोपीन। चलिए, अगर हम बात करें इसकी पोलैरिटी की तो देखिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, सी और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो ये अपने बॉन्ड को तोड़ेगा इधर, तो इधर आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस। जैसे ये प्लस आएगा तो ये प्लस, देखिए प्लस सिंगल डबल ये कॉन्जुगेशन में आएगा, तो जैसे ये प्लस आएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ब्रेक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड उधर पहुंच जाएगा और प्लस आ जाएगा यहाँ, और जैसे ही प्लस यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा।
तो देखिए ये जब ये बॉन्ड टूटा होगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और प्लस से ये प्लस शिफ्ट होकर यहाँ गया होगा क्योंकि बीच में एक डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस कंटिन्यू रहेगा। तो पहले यहाँ से ये प्लस यहाँ आएगा, यहाँ से फिर ये जैसे प्लस कार्बन प्लस बनेगा तो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा तो ये पाई बॉन्ड चला जाएगा उधर, प्लस आ जाएगा यहाँ, और यहाँ आते ही क्या हो जाएगा एरोमेटिक। तो एरोमेटिक स्टेबलाइज भी हो रहा है कार्बन कैटायन, और लंबी क्या है लॉन्ग रेजोनेंस मिल रहा है, लॉन्ग रेजोनेंस मिल रहा है तो डायपोल मोमेंट थोड़ा और ज़्यादा। ठीक है, चलिए तो डायपोल मोमेंट थोड़ा और ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इस और वैसे भी दो ग्रुप हैं, एक इधर से और एक इधर से, उसमें केवल एक ही ग्रुप था, इसमें दो ग्रुप साइनाइड, एक इधर से भी करेगा और यही सिचुएशन किधर से चलेगी, नीचे से भी चलेगी। ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो इधर माइनस इधर प्लस, तो यहाँ से भी हो सकता है और वहाँ से भी हो सकता है, तो इसमें डायपोल मोमेंट और ज़्यादा हो जाएगा, और ये कितना आता है लगभग 9 डायोप्टर, वो 9 डिवाई। क्लियर। तो क्या हो गया, अगर मैं डायपोल मोमेंट की बात करूं तो ए से ज़्यादा हो गया बी में, बी से ज़्यादा हो गया सी में, तो ए से ज़्यादा बी में, बी से ज़्यादा क्या होगा सी में। जैसे जैसे डायपोल मोमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी मगर नॉन पोलर में क्या है घटेगी। जैसे उसने बात करी मिथेनॉल या एथेनॉल की बात करें तो उसमें सॉल्युबिलिटी क्या है ऑर्गेनिक, तो पोलर मानेंगे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट मानेंगे, सॉल्युबिलिटी वाला केस अलग से पढ़ेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल वो क्वेश्चन नहीं बता रहे, बस फिलहाल इतना समझिए आप कि पोलैरिटी किसकी ज़्यादा हो गई या स्टेबिलिटी भी किसकी ज़्यादा हो गई। ठीक है, चलिए तो डायपोल मोमेंट किस में ज़्यादा मिल गया सी, और सी से ज़्यादा मतलब ए से ज़्यादा बी, बी से ज़्यादा सी में। क्लियर हो गई बात। एक तो देखिए तो डायपोल मोमेंट क्या होता है क्यू इंटू डी होता है, ये एक्सपेरिमेंटली पूरी वैल्यू निकाल के देखी तो ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट विल बी, तो एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन मतलब सी डबल बॉन्ड ओ पे दो सी एस टी लग रहे हैं, या कह सकते हैं प्रोपेनॉन, तो एसीटोफिनॉन देखिए एसीटोन क्या होता है जब सीओ पे क्या हो जाए दो सी एस टी तो उसे बोलते हैं एसिड, उसे बोलेंगे एसीटो, उसे बोलेंगे एसीटोन, और एक तरफ सी एस टी हो और एक तरफ बेंजीन हो तो उसे बोल देते हैं एसीटोफिनॉन। तो एसीटोफिनॉन से ज़्यादा किसका हो जाएगा बेंजोफिनॉन का, बेंजोफिनॉन मतलब दोनों बेंजीन लग गई, तो ऐसे समझिए एसीटोन से ज़्यादा एसीटोफिनॉन का, जैसे जैसे बेंजीन लगती जाएंगी वैसे वैसे उनका जो कार्बन पे जो प्लस चार्ज आएगा वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होता जाएगा, और रेजोनेंस स्टेबलाइज होता जाएगा तो डायपोल मोमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एसीटोन से ज़्यादा होगा एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन से ज़्यादा होगा बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन से भी ज़्यादा अब किसका हो गया, अब ये हो गया यानी कि ये कह रहा है यानी कि डेरिवेटिव नेचर ऑफ साइक्लोप्रोपेनॉन, साइक्लोप्रोपेनॉन का डेरिवेटिव कोई, साइक्लोप्रोपेनॉन ज़्यादा स्टेबल क्यों होंगे क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी जनरेट हो जाती है, जो सी पे जो प्लस आएगा वो क्या हो जाएगा एरोमेटिसिटी, तो साइक्लोप्रोपीन इन है डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड नहीं होगा तो फिर एरोमेटिक कहाँ की, फिर तो एरोमेटिक नहीं होगा, तो साइक्लोप्रोपिनॉन के जो डेरिवेटिव है उससे भी ज़्यादा होगा, ये कह रहा है यानी कि ये कह रहा है डेरिवेटिव्स ऑफ मिथाइलिन, डेरिवेटिव ऑफ मिथाइलिन साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन पे क्या है मिथाइलिन के डेरिवेटिव, ठीक उस केस में उसका ज़्यादा होगा जो अभी हमने लास्ट में देखा था सी। चलिए तो जैसे जैसे जितना ज़्यादा डायपोल होगा उतना ज़्यादा पोलैरिटी होगी और उतनी ज़्यादा क्या होगी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी किसमें पोलर सॉल्वेंट में, और उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी किसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोजन, अरेंज द फॉलोइंग H इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये H है जी, अगर हम बात करें ये कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये है, इस कंपाउंड में दो H इंडिकेट कर रखे हैं उसने, एक को नाम दिया A, एक को नाम दिया है B, और इस कंपाउंड में उसने एक H कंसिडर किया है, इस H को नाम दिया है C, ये तीन H हो गए A B C, इन H की एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखनी है। ठीक है, तो देखिए बात करें जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो सबसे पहले देख लेंगे सोर्स एटम, तो ये भी O से जुड़ने वाला H है, ये भी O से जुड़ने वाला है, ये भी O से जुड़ने वाला है। सोर्स एटम चेक कर लिया तो उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे एस करेक्टर, ये भी सिंगल बॉन्डेड है, ये भी सिंगल बॉन्डेड, ये भी सिंगल बॉन्डेड, तो एस करेक्टर भी सभी का क्या होगा सेम होगा, और लोन पेयर कहीं भी कोई कॉन्जुगेशन में नहीं गया किसी का भी, और जब कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा तो फिर उस केस में हाइब्रिडेशन बिल्कुल मेंटेन रहेगी, तो एस करेक्टर क्या रहेगा सेम। जब एस करेक्टर भी सेम हो गया तो अब क्या चेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कैसे कंपेयर करते हैं, आप क्या करेंगे H प्लस को निकाल के, H प्लस को निकालने के बाद जो माइनस बनता है वो माइनस जितना ज़्यादा स्टिल होगा उतना ज़्यादा क्या होगा एसिडिक H होगा। अगर हम बात करेंगे इसकी तो देखिए तो कहने का मतलब है जब H प्लस निकलेगा तो माइनस बनेगा, और माइनस को स्टेबल कौन करते हैं माइनस वाले, तो माइनस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या करेंगे माइनस वाले को स्टेबल करेंगे, या कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं।
तो माइनस इफेक्ट माइनस आई या माइनस एम क्या करेंगे, असिस्टेंट को बढ़ाएंगे क्योंकि वो एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, और प्लस वाले घटाएंगे। तो चेक कर लो ए के लिए, अगर मैं देखूं ए के लिए देखूं तो ये क्या होगा, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है ये क्या दिखाएगा, माइनस आई, माइनस एम तो नहीं क्योंकि डबल सिंगल सिंगल दो सिंगल आ रहा है, इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा ये। अगर ये H प्लस जाएगा तो जब ये माइनस बनेगा तो ये माइनस उस डबल बॉन्ड के साथ देखो कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, चार्ज सिंगल सिंगल दो सिंगल आ रहे हैं। तो ये सिर्फ ये क्या दिखाएगा इसके लिए, माइनस आई, और ये भी सिर्फ इसके लिए क्या दिखाएगा, माइनस आई। तो ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई इसके लिए। अगर मैं बात करूं तो ये सोर्स एटम है, सोर्स एटम से फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे माइनस आई, इधर से फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे माइनस आई। तो सेकंड पोजीशन पे दो माइनस आई, एक इधर और एक इधर, किसके लिए, इस ए के लिए। बात करें अगर हम थोड़ी सी पहले बी से पहले अगर हम सी की बात कर लें तो इसमें देखिए, इसमें अगर मैं देखूं इस सी में तो ये बिल्कुल सेम उसी की तरह है। इससे अगर मैं देखूं इधर तो इसमें क्या होगा, ये माइनस आई दिखाएगा, और ये अगर ये सोर्स है तो ये पहला पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे माइनस आई, और इधर क्या है, ये थर्ड पोजीशन पे माइनस आई आ रही है। उधर सेकंड पे और इधर भी ये भी सेकंड पे, तो ये सेकंड पोजीशन पे थे, जबकि उस पे क्या था, एक सेकंड पे था और एक किस पे था, थर्ड पोजीशन पे। और इंडक्टिव इफेक्ट में पोजीशन बड़ी बात होती है। तो फर्स्ट तो सेकंड पोजीशन जीतेगी कि सेकंड थर्ड, तो सेकंड पोजीशन जीत जाएगी। आगे बात समझ में नहीं। तो इस ए के लिए माइनस आई ज्यादा है एज कंपेरिजन टू सी, तो ए तो ज्यादा क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा सी से। क्लियर होगी, कंफर्म हो गई बात। अब बात कर लेते हैं किसकी, बी की। बी के लिए अगर ये ग्रुप है तो ये देखिए, ये पहली ये सोर्स हो गया, तो ये पहला, इससे ये सेकंड पोजीशन पे ये माइनस आई दिखा रहा है, और उधर से ये थर्ड पोजीशन पे क्या दिखा रहा है, माइनस आई। तो इसमें इस ग्रुप के लिए माइनस आई एक तो ये है और एक ये माइनस आई दिखाएगा, क्योंकि प्लस एम माइनस एम का तो मतलब नहीं, कॉन्जुगेशन नहीं है। तो इसके लिए भी, इस सोर्स के लिए देखूं तो माइनस आई सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे, तो बी के लिए भी सेकंड थर्ड पे आ रहा है, और सी के लिए भी सेकंड और थर्ड पे आ रहा है, और ए के लिए किस पे आ गया था, इधर भी सेकंड और इधर भी सेकंड। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो ए हो गया, क्योंकि ए के लिए जो माइनस आई आ रहे हैं वो दो माइनस आई आ रहे हैं, दोनों माइनस आई सेकंड पोजीशन पे आ रहे हैं। और बी और सी के लिए जो दो माइनस आई आ रहे हैं वो उनकी पोजीशन सेकंड और थर्ड है। तो इसलिए सेकंड वाला जीत जाएगा, तो ए तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। बात कर लें बी और सी की, तो इसमें जो पहला आइटम है, इस सी के लिए जो सेकंड पोजीशन पे ग्रुप है वो कौन है, सी डबल बॉन्ड ओ, और इसके लिए जो सेकंड पोजीशन पे ग्रुप है वो कौन है, ओ एच। तो ओ एच का ज्यादा माइनस आई होगा या सी डबल बॉन्ड ओ का, बस यही चेक करना है। तो सी डबल बॉन्ड ओ का माइनस आई ज्यादा होगा, क्या किसका होगा, ओ एच ग्रुप का। तो अगर देखूं, ये देखिए एक और बड़ी ध्यान से बात समझिए, इस ग्रुप के लिए अगर मैं बात करूं तो ये पहला पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, और ये थर्ड पे, सेकंड पे कौन लग रहा है, ओ। सेकंड पे कौन है, ये सेकंड पे सी है। यहाँ देखो ये ग्रुप हुआ, ये फर्स्ट और ये सेकंड पे ये सी है, इस पे सेकंड पे सी और इसका भी सेकंड पे सी। इसके सेकंड पे जो सी है वो कैसा है, सिंगल बॉन्डेड है। इसके सेकंड पे जो सी है वो कैसा है, डबल बॉन्डेड है। और डबल बॉन्डेड सी है तो इसकी इलेक्ट्रॉन इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp2, इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp3। सिंगल बॉन्डेड sp3, डबल बॉन्डेड sp2, और sp2 है तो s करेक्टर ज्यादा हो गया, और s करेक्टर ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो गई। तो इस O पे तो बाद में जाएंगे, पहले ये जो C है, ये C ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मिल गया, किसमें, इस केस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव C है इसके कंपेरिजन में। आगे बात समझ में। तो ज्यादा जो माइनस आई हो गया वो किस केस में हो गया, सी के केस में ज्यादा माइनस आई हो गया, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह सकते हैं एस करेक्टर की वजह से। तो इसलिए इसका माइनस आई, इसका जो सेकंड पोजीशन का जो माइनस आई है वो सेकंड पोजीशन का माइनस आई ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू इस बी के लिए। तो क्या कहानी बनी, तो कहानी इसमें क्या बन जाएगी, कहानी ये बन जाएगी, अगर हम बात करेंगे तो इस केस में माइनस आई ज़्यादा है, सी केस के लिए माइनस आई ज़्यादा होगा बी केस से। तो इसलिए सी वाला जब क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, किससे, सी वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, किससे, बी से। इसलिए सी ज़्यादा एसिडिक होगा बी से। आगे बात समझ में। इसके लिए इस ग्रुप के लिए जो सेकंड पोजीशन पर माइनस आई है वो पहला सी है, सिंगल बॉन्डेड सी। इस ग्रुप के लिए जो पहला माइनस आई है वो ये डबल बॉन्डेड सी है, और डबल बॉन्डेड सी का माइनस आई ज़्यादा होगा सिंगल बॉन्डेड से। तो इसलिए इसका माइनस आई ज़्यादा, तो इसलिए सी ज़्यादा एसिडिक होगा, किससे, बी से। नेक्स्ट देखिए, अगर माइनस आई कंपेयर करने लगे ओ एच में और ओ आर में, ओ एच और ओ आर में अगर हम माइनस आई कंपेयर करने लगे तो इसका पहला एटम ओ, इसका पहला एटम ओ, अगला एटम इसमें एच है और उसमें अगला एटम कौन है, कार्बन। तो क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की ज़्यादा है कि एच की।
तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है किससे, एच से, तो इसलिए क्या होगा, माइनस आई किसका ज़्यादा हो जाता है, ओ आर का माइनस आई ज़्यादा हो जाता है किससे, ओ एच से। अगर इन्हीं में प्लस आई कंपेयर करने लगे तो इसका भी डोनेट करने वाला लोन पर डोनेट करने वाला आइटम ओ है, इसमें भी ओ है। तो अब बात करते हैं किसकी, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। अब जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, तो अब ये एच और आर हैं, तो इसमें प्लस आर किसका देखेंगे, तो प्लस आर ओ एच से ज़्यादा किसका हो जाएगा, ओ आर का। इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इजीली क्या हो जाएंगे, डोनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा रिलीजिंग फैक्टर। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। अगर हम बात करें इसमें माइनस आई देखें तो किसकी, ओ आर की माइनस आई ज़्यादा होती है ओ एस से, और प्लस एम की बात करेंगे तो ओ एस का प्लस एम ज़्यादा होता है किससे, ओ ओ आर से। अब इसका कैसे हुआ, तो गलती क्या हो सकती है, हम लगेंगे कि ये आर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग करेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये लोन पर जल्दी डोनेट करेगा तो इसका प्लस एम ज़्यादा होना चाहिए, नहीं, इसी का ज़्यादा है। सेम वही इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर क्या, यहाँ पे पहला आइटम ओ, यहाँ भी पहला आइटम ओ। तो अगला आइटम बात करें, इस पे कौन है, हाइड्रोजन, इस पे कौन है, कार्बन। किसकी इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसमें माइनस इफेक्ट तो ज़्यादा होगा, मगर प्लस इफेक्ट तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस तो क्या होगा, प्लस तो किसका ज़्यादा होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका माइनस इफेक्ट ज़्यादा। तो वहाँ माइनस आई कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ कौन कंपेयर कर रहे हैं, प्लस एम। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होगा वो तो इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, और खींच लेगा तो डोनेट नहीं करने देगा, तो इसलिए जल्दी डॉट कौन कर देगा, ओ एच। तो प्लस एम ओ एच का ज़्यादा होता है ओ आर से, और माइनस आई देखें तो ओ एच से ज़्यादा किसका होता है, ओ आर का। थोड़ा ध्यान रखें इनको। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नेचर, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इन दोनों के ओवरऑल निकाल दूँ तो ओवरऑल क्या होता है, एम बड़ा होता है कि आई, एम बड़ा होता है, तो ओवरऑल इसको माना जाएगा। तो वो ज़्यादा, देखिए ओ आर बड़ा है किसकी वजह से, माइनस आई की वजह से, तो इसका मतलब ये माइनस आई ज़्यादा है, और प्लस एम इसका ज़्यादा बता रहा है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज़्यादा कौन हो जाएगा, ओ एच। तो ओ एच ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है एज कम्पेयर टू ओ आर, क्योंकि ये प्लस एम ज़्यादा है और वो माइनस आई ज़्यादा है, ड्यू टू नेचर ऑफ प्लस एम। मगर ओवरऑल कंपेयर करेंगे तो किससे कंपेयर करेंगे, प्लस पावर से, किसकी, मीजोमेरिक पावर से। मीजोमेरिक स्ट्रॉन्ग होगा इंडक्टिव से, तो ओवरऑल इंडक्टिव। और इंडक्टिव प्लस एम क्या बता रहा है कि ओ एच का प्लस एम प्लस ज़्यादा है ओ आर से, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप टेंडेंसी ओ एच की ज़्यादा हो जाएगी ओ आर से। नेक्स्ट देखिए, इन दोनों में फिर अब ये सेकंड पार्ट है इसका, इसमें कंपेयर करना है कि कौन सा एच ज़्यादा एसिडिक है, ए वाला कि बी वाला। जब ये एच प्लस निकलेगा तो ये बनेगा माइनस, और ये माइनस क्या होगा, देखिए, चार्ज सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, यही बस इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही एच प्लस निकलेगा तो ये जो माइनस जाएगा ये इसके साथ हमें लग रहा है कॉन्जुगेशन में होगा, मगर ये कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, इसकी ये अपने आप में एरोमेटिसिटी कंप्लीट कर चुका। देखिए, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, कितने पेयर हो चुके हैं इसके, ये 3, और 3 पेयर पे ऑलरेडी क्या हो चुका होगा, एरोमेटिक, और एरोमेटिक हो चुका होगा, तो इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, और इस पे ओ पे जो दूसरा लोन पेयर पड़ा उसकी भी जरूरत नहीं है, वो लोन पेयर भी क्या होगा इस पे। अगर हम बात करें तो ये लोन पर इस पे क्या होगा, आराम से एक लोन पर क्या होगा, ये लोकलाइज होगा, फटाक से बेसिक नेचर के लिए डोनेट कर सकता है, क्योंकि एक ही लोन पर की जरूरत थी वो ले लिया उसने। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, एरोमेटिसिटी में, और एरो जो डबल बॉन्ड एरोमेटिसिटी में यूज हो गया वो किसी अनोदर लोन पर के साथ या नेगेटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस में उतनी जल्दी आसानी से इन्वॉल्व नहीं होगा। चलिए, हो जाएगा, मगर अगर ये घूम के आ भी जाए, ये घूम के क्या हो जाता है, घूम के आ भी सकता है, मगर उसकी टेंडेंसी कम है, ना के बराबर, हमको कितना कंफर्टेबल नहीं होगा। इसको रियल में ये चाहिए ही नहीं, ये जा रहा है जाए, ये कुछ कहेंगे नहीं इसको, चुपचाप, जब कोई कुछ बैठने को कोई कहेगा ही नहीं कि बैठो आओ पानी पियोगे चाय पियोगे, कुछ कुछ बोलेगा नहीं, तो आप फिर दोबारा वहाँ जाओगे, बिल्कुल भी नहीं जाओगे। ठीक है, तो ये वहीं दोबारा जाएगा ही नहीं। इसमें क्या होगा, जब ये H प्लस निकलेगा तो ये माइनस बनेगा, और ये माइनस बनेगा तो देखिए, चार्ज चार्ज सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, अभी इन दोनों की चेन थी डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये दो एटमों की इनकी चेन थी, दो पाई बॉन्ड की। अब ये H प्लस निकल के माइनस बन गया, तो कॉन्जुगेशन अब पहले दो दो पेयर के साथ कॉन्जुगेशन था, अब 3 के साथ हो जाएगा, चार्ज सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। तो अब कॉन्जुगेशन थोड़ा बड़ा हो गया, इसके आने से कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा, बड़ा, ये कह सकते हैं ये क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इसके इस H प्लस के जाने से, इस O के माइनस बनने से कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, तो ये क्या होगा, जल्दी से बनेगा, जल्दी से बनेगा तो ये एनायन क्या होगा, स्टेबल, और स्टेबल होगा तो ये H क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक। इस एनायन के बनने से इसकी स्टेबिलिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपने आप में ऑलरेडी एरोमेटिक हो चुका है। आगे बात समझ में, तो इसलिए कौन सा ज़्यादा एनायन जनरेट होगा, ये एनायन ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि वो रेजोनेंस में नहीं जा रहा, वो तो ऑलरेडी अपने आप में एरोमेटिसिटी में यूज हो चुका है। ये जाएगा इस रेजोनेंस में, ये दो डबल बॉन्ड के साथ क्या हो जाएगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, तो ये क्या होगा इस केस में बी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा किससे, ए से। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोजन इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो कैरेट इंडिकेट दैट गिवन रिएक्शन आर फिजिबल और नॉट। एक तो ये एच इसने इंडिकेट कर रखे हैं, ये बताना है इन एच की एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या है, और एक ये रिएक्शन भी दे रखी है इसने, ये रीजन दे रखे हैं, कह रहा है कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं ये भी बताना है। चलिए सबसे पहले बात करें एसिडिक नेचर की। जब ये H प्लस निकलेगा तो ये माइनस बनेगा, और ये माइनस क्या होगा, देखिए चार्ज सिंगल डबल इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, और ये क्या होगा जब ये H प्लस निकलेगा तो ये माइनस बनेगा, और माइनस बनेगा तो ये क्या होगा कॉन्जुगेशन में इस डबल बॉन्ड के साथ, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा तो माइनस यहाँ आ गया, और जैसे ही माइनस यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगी रिंग एंटी एरोमेटिक, क्योंकि एक पेयर इसके पास ऑलरेडी है और एक माइनस के और आने से पेयर कितने हो जाएंगे, दो, और दो पेयर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक तो हाईली अनस्टेबल होगा, और हाईली अनस्टेबल होगा तो ऐसा होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये रिएक्शन क्या फिजिबल होगी, ये कैसे काम करेगा, PHLi, PH मतलब बेंजी फिनाइल रिंग, फिनाइल रिंग मतलब कार्बन, और कार्बन पे क्या लगा Li, Li जाएगा प्लस में तो कार्बन क्या बनेगा माइनस, और जब कार्बन माइनस बनता है तो क्या होता है एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत लेस होती है, तो आसानी से क्या कर देगा, इजीली क्या कर देगा, लोन पे को डोनेट कर देता है, जिससे बेसिक नेचर क्या होती है इसकी हाई। तो ये बेस था तो ये एसिड की तरह काम करेगा, तो ये इसका जब ये अगर इसका इसने H प्लस अपना दे दिया तो H प्लस देने के बाद ये माइनस बनेगा, ये माइनस यहाँ जाएगा, और यहाँ जाते क्या हो जाएगा ये एंटी, और एंटी हो जाएगा तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए जैसे ही H प्लस निकलेगा तो ये माइनस, अब ये माइनस इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड जाएगा उधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ के यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या रह जाएगा सिंगल, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जैसे ही क्या होगा रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज इस पर आते ही क्या हो जाएगा एंटी, और एंटी होगा तो ऐसा स्टेप नहीं चलेगा, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, और ये जो H है ये भी जल्दी से नहीं जाएगा, इसका मतलब बीक एसिडिक होगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ जैसे ही H प्लस जाएगा तो ये बनेगा माइनस, अब ये माइनस इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है तो माइनस अगले स्टेप में आ जाएगा यहाँ, और जैसे ही यहाँ आ गया तो यहाँ मेंबर अब क्या हो जाएगा ये एरोमेटिक, क्योंकि इसके पास दो पेयर थे और एक और पेयर आ जाए तो क्या हो जाएगा ऑड, कितने पेयर हो जाएंगे तीन, और तीन का मतलब ऑड पेयर, और ऑड पेयर का मतलब एरोमेटिक। वहां पे एक पेयर था ऑलरेडी और एक पेयर और आते कैसे हो गए थे दो पेयर, दो पेयर का मतलब इवन, और इवन का मतलब एंटी एरोमेटिक। इसमें दो पेयर थे, अगर एक और पेयर आ जाए तो कितने हो जाएंगे तीन, और तीन होते ही क्या हो जाएगा ये एरोमेटिक, और एरोमेटिक होगा तो इसका मतलब ये प्रोसेस होगा, ये रिएक्शन कैसी होगी फिजिबल, और फिजिबल होगी। दूसरी बात ये जो H होगा ये मोर एसिडिक होगा, ठीक है। अब ये जाएगा, ये इस बेस से रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट देखिए, यहां से अगर हम बात करें ये H प्लस निकलेगा तो ये बनेगा माइनस, और ये माइनस इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में और इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, जब ये नेगेटिव चार्ज अपने इधर को इधर डोनेट करेगा तो बॉन्ड टूटेगा इधर, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा यहाँ, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। वो नेगेटिव चार्ज की ये रेजोनेंस नहीं, ये एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इसमें तीन सिंगल बॉन्ड लगातार आ रहे हैं, ठीक है। तो बस ये जब H प्लस निकलेगा तो जो माइनस है वो इस डबल बॉन्ड के साथ और इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज बनेगा दो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ जाएगा, दो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ जाएगा, तो इसका मतलब ये एनायन स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा तो ये हो जाएगा, और हो जाएगा तो क्या होगा ये रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी। मगर बात करें सबसे फास्ट किसमें H प्लस भागेगा, जिसमें एरोमेटिक बनेगा, उसके बाद जिसमें क्या होगा रेजोनेंस इन्वॉल्व होगा, और सबसे लास्ट जिसमें एंटी, इसमें तो जा ही नहीं पाएगा, रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। तो जितना ज्यादा स्टेबल एनायन बनेगा, इस केस में एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो एरोमेटिक हो जा रहा है। इस केस में क्या होगा, इस केस में सबसे अनस्टेबल बनेगा क्योंकि एंटी एरोमेटिक हो जा रहा है, और इस केस में दोनों के बीच में आएगा। इसमें स्टेबल एनायन बन रहा है क्योंकि वो दो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ रहा है। एरोमेटिसिटी तो जनरेट नहीं हो पा रही, मगर दो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ पा रहा है। तो ये फिजिबल और वो नॉट फिजिबल। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो सबसे ज्यादा किसमें, सबसे ज्यादा एसिडिक H हो गया बी में, उसके बाद हो जाएगा सी में, और सबसे लास्ट एसिडिक होगा किसमें, ए में। या कह सकते हैं वो H एसिडिक होगा ही नहीं। तो बी एंड सी आर फिजिबल बिकॉज देयर इज द एनायन आर स्टेबल। यहाँ पे जो एनायन बन रहा है वो स्टेबल हो रहा है किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से और एरोमेटिसिटी की वजह से। जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है वो क्या हो गई, बी में सबसे ज्यादा, उसके कम सी में, और सबसे लास्ट में ए में। क्लियर। तो फॉर ए केस में क्या हो गया, एनायन विल बी हाईली अनस्टेबल बिकॉज ऑफ इट इज बिकम्स एंटी एरोमेटिक, इसलिए क्या होगा वो पॉसिबल नहीं हो सकता। देखिए, तो जैसे ग्रेगनार्ड रीजेंट आ जाए, फ्रैंकलैंड रीजेंट आ जाए, और यह क्या है ये यानी कि ये क्या है, अगर हम बात करें
सिलेमेंस रिएजेंट आ जाए, एक ग्लेमेंस रिएजेंट आ जाए, तो इसमें क्या होगा, जब भी कार्बन कार्बन आर मतलब कार्बन चेन, कार्बन मेटल कार्बन मेटल कार्बन मेटल का कनेक्शन आ जाए, तो ये क्या होते हैं, इस टाइप के जो रिएजेंट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल जाएंगे प्लस में, तो ये कार्बन किस में आ जाएगा, माइनस में। और कार्बन पे खुद का तो बेचारे पे कोई लोन पेयर होता नहीं। अगर कार्बन पे खुद का लोन पेयर होता तो वो तो फटाक से क्या कर देता, लोन पेयर डोनेट कर देता बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। मगर कार्बन पे कोई लोन पेयर, खुद का लोन पेयर तो होता नहीं। तो हाँ, अगर उस पर कार्बन पे नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब लोन पर कंफर्म हुआ, लोन पर कंफर्म हुआ तो ये फटाक से क्या करेगा, लोन पर को डोनेट कर देगा बेसिक नेचर के लिए। कह सकते हैं हाई बेसिक नेचर को शो करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कम, बहुत जल्दी लोन पर को डोनेट करे। मगर उसके डोनेट करने से पहले इसके पास क्या होना चाहिए, लोन पर होना चाहिए। लोन पर कब होगा, जिस पे माइनस आ जाए। तो इस टाइप के कोई भी रिजेंट हो जिनमें कार्बन मेटल के साथ अटैच हो, तो उस केस में कार्बन पे माइनस आ जाता है, क्योंकि मेटल जाएगा प्लस तो कार्बन जाएगा माइनस, मेटल जाएगा प्लस तो कार्बन जाएगा माइनस, मेटल जाएगा प्लस तो कार्बन जाएगा माइनस। और कार्बन जैसे ही माइनस में आया तो इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करते हैं इस टाइप के सब्सटेंस। आगे बात समझ में? चलिए, ऐसे जरूरी नहीं, यही बहुत सारे सब्सटेंस है। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या लिया था, पीएच एल आई। पीएच एल आई में क्या है, एल आई जाएगा प्लस में तो पीएच क्या हो जाएगा, माइनस। पीएच मतलब फिनाइल रिंग, फिनाइल रिंग मतलब कार्बन, कार्बन मतलब माइनस आ गया कार्बन पे, तो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। एक और इंपॉर्टेंट बात है, उसे जरा ध्यान रखें। ये कह रहा है रेजोनेंस एनर्जी इज नेगेटिव फॉर ऑल कंपाउंड्स, बट फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स रेजोनेंस एनर्जी इज पॉजिटिव, सो दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन एंटी एरोमेटिक फॉर्म। ये कह रहा है कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, जब भी कंपाउंड में रेजोनेंस होता है तो वो स्टेबलाइज हो जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि वहां से एक एनर्जी रिलीज होती है जिससे बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, और रिलीज होगी तो वो क्या होगी, माइनस की। इसलिए जहां कहीं भी कॉन्जुगेशन हो जाता है, जहां कहीं भी रेजोनेंस हो जाता है कंपाउंड में, किसी कैटायन में किसी एनायन में, इसलिए वो क्या हो जाता है, मोर स्टेबल, क्योंकि वहां से एक एनर्जी रिलीज होती है, इसे बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। और एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो पूरे कंपाउंड की एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन। एनर्जी जितनी मिनिमम, उतना स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है। मगर एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, एंटी एरोमेटिक में जो रेजोनेंस एनर्जी है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में जो रेजोनेंस इन्वॉल्व होता है, उसमें उसके लिए जो रेजोनेंस एनर्जी है वो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब रिक्वायर्ड है, और रिक्वायर्ड एनर्जी होगी तो इसका मतलब वो रेजोनेंस होता नहीं। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान रखना है आपको कि रेजोनेंस एनर्जी इज नेगेटिव फॉर ऑल कंपाउंड्स, बट फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स रेजोनेंस एनर्जी इज पॉजिटिव, सो दे डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करते इन द एंटी एरोमेटिक फॉर्म। इसलिए जो कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक फॉर्म में नहीं रहते, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके क्या हो जाते हैं, या तो नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएंगे या एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर पॉसिबल। ये कह रहा है कौन सी रिएक्शन इनमें से पॉसिबल है। तो देखिए, अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, तो ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड अगर हम बात करें यहां से, देखिए SbCl5। SbCl5 क्या है, देखिए Sb पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 5। 5 बॉन्ड का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, और 10 इलेक्ट्रॉन है, उसके बावजूद भी ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा। मतलब उसके बाद भी क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट वैलेंसी डी ऑर्बिटल क्या है, इसके पास वैकेंट वैलेंसी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि वैलेंसी सेल की डी ऑर्बिटल्स अभी भी खाली हैं, तो अपने और भी लोन पर एक्सेप्ट कर सकता है। अब ये क्या करें, देखिए इस कंपाउंड में अगर हम बात करें तो ये कंपाउंड कैसा है, फिलहाल अगर हम बात करें तो इसमें ये एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का, और ये सिंगल बॉन्डेड सिंगल बॉन्डेड सिंगल बॉन्डेड, तो ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक है तो नॉन एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक। तो अगर ये एरोमेटिक बन गया तो ये ऐसा प्रोसेस, जिस प्रोसेस में एरोमेटिक बन जाए तो ये कर देगा उस प्रोसेस को। तो यहां से अगर हम क्या करें, H माइनस निकालें, H माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, तो H माइनस इस पे जाके कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बनेगा, प्लस। और जैसे ये प्लस बनेगा तो देखिए एक एक स्टेप बढ़ा, ये प्लस इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ गया। और ऐसी एक Cl माइनस और निकाल दूं मैं, एक Cl माइनस और निकाल दूं तो और एक प्लस बन गया, और एक और प्लस बनती तो अब पूरा कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। तो इसका मतलब ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन फिजिबल होगी। तो ये SbCl5 क्या है, लुईस एसिड की तरह काम करेंगे, Cl माइनस को एक्सेप्ट करेंगे, यहां से Cl माइनस निकलेगा तो ये माइनस निकलेगा तो ये प्लस, ऐसे ये माइनस निकलेगा तो ये प्लस, और दोनों जगह प्लस आ गया तो डबल सिंगल चार्ज, चार्ज सिंगल चार्ज, चार्ज सिंगल डबल, ये कंप्लीट सर्कमफ्रेंस रेजोनेंस आ जाएगा। और कितने पेयर हो जाएंगे, एक पेयर हो जाएगा। एक पेयर का मतलब ओड, और ओड का मतलब क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो ये प्रोसेस होगा, सेम कहानी है। ये SbCl5 एक लुईस एसिड है, ये Cl माइनस को एक्सेप्ट कर सकता है, तो यहां से जैसे ही Cl माइनस निकालूंगा तो ये क्या बनेगा, प्लस, और प्लस बनती है क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। क्योंकि देखिए कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो जाएगा, और इसमें कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वन पेयर। वन पेयर का मतलब ओड, और ओड का मतलब क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। यहां देखिए दूसरी बात क्या है,
अगर हम इसको क्या करें, देखिए एक और बात है, ये दो हमारे पास क्या है, दो ये भी एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होते हैं, और ये हाईली अनस्टेबल है, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, अपने को स्टेबल करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, या तो एरोमेटिक में जाएंगे या नॉन एरोमेटिक में। तो इनके पास और कोई रीजेंट तो डाला नहीं है, तो ये क्या करेंगे, डायमराइज करते हैं। ये अपने इस पाई बॉन्ड को तोड़ के फिडिकल में बनेगा, इस पाई बॉन्ड को तोड़ के फिडिकल में बनाएंगे, और फिडिकल फिडिकल आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन, और कंबाइन होकर एक नया बॉन्ड यहाँ जनरेट कर लेंगे, तो डायमर बन जाएगा। ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। अब डायमर बनने से फायदा क्या हुआ, ये पहले एंटी एरोमेटिक थे, अब क्या हो गए, एरोमेटिक तो नहीं हो पाए मगर नॉन एरोमेटिक तो कम से कम हो गए, और नॉन एरोमेटिक भी एंटी एरोमेटिक से क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये इन्होंने क्या कर लिया, अपने को स्टेबलाइज करने के लिए क्या हो जाएंगे, ये डायमराइज हो जाते हैं। तो जो एंटी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में तुरंत क्या कर लेंगे, डायमर फॉर्म बना के क्या हो जाते हैं, नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए डबल सिंगल 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 सिंगल, अब इसमें क्या है, उन चारों कंडीशन, वो चारों कंडीशन फुल फिलअप नहीं हो रही, तो इसका जिसमें भी चारों कंडीशन फुल फिलअप हो जाए तो वो या तो एरोमेटिक होता है या एंटी एरोमेटिक। इसमें चारों कंडीशन फुल फिलअप नहीं हो रही तो क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। यहाँ देखिए AgNO3 क्या करेगा, हेलोजन माइनस को ले आएगा, AgCl टेस्ट बनाएगा, AgI बना देगा, ये AgNO3 टेस्ट कहलाता है। तो ये क्या करेंगे, हेलोजन को रिमूव करते हैं। अगर ये Cl माइनस निकली तो ये प्लस बन जाएगी, और प्लस बनते ही क्या हो गया होगा, एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक बनेगा तो ऐसा प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस कंपाउंड में अगर हम बात करें कि इसमें ये कंपाउंड AgNO3 टेस्ट देगा तो बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि इस Cl माइनस के निकलने से जो कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, एंटी एरोमेटिक बना रहा है, और एंटी एरोमेटिक बना रहा है तो ये हाईली अनस्टेबल है, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, मतलब ये टेस्ट नहीं आएगा। ये कह सकते हैं ये कंपाउंड AgNO3 टेस्ट नहीं दे सकता। इसकी बात करें, यहां से अगर मैं Cl माइनस निकाल दूं तो ये प्लस बनेगा, और ये जो प्लस बनेगा ये क्या हो गया, ये इस प्लस चार्ज, इस कार्बोकैटायन की जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो किस में चली जाएगी, रेजोनेंस में तो जाएगी, साथ में एरोमेटिसिटी में चली जाएगी। इस कंपाउंड को क्या बना जाएगी, एरोमेटिक, और एरोमेटिसिटी में जो कार्बन कैटायन एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो जाए, या कह सकते हैं जिस कार्बन कैटायन की वैकेंट पी ऑर्बिटल एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो जाए तो वो हाईली क्या हो जाता है, स्टेबल कार्बोकेटायन हो जाता है। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक, और एरोमेटिक हो गया तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल होगा तो ये रिएक्शन होगी तो इसका मतलब इसमें AgNO3 टेस्ट आएगा, मतलब AgI के प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, फिर देखिए AgNO3 टेस्ट में होता क्या है, AgNO3 ब्रेक होता है Ag प्लस और NO3 माइनस में। अब ये जो Ag प्लस है यहाँ से हेलोजन माइनस को रिमूव कराएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, नहीं कि हेलोजन माइनस, ये माइनस निकलेगी हेलोजन, तो ये क्या आ जाएगी, प्लस, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर निकलती है हेलोजन। तो यहाँ से X माइनस निकलेगा तो ये बनेगा प्लस, और X माइनस इस Ag प्लस पे जाकर कंबाइन हो जाएगा, क्या बना देगा, AgX के प्रेसिपिटेट, और ये जनरेट होगा कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन अगर स्टेबल है, अगर ये कार्बोकैटायन स्टेबल है तो ये जनरेट होगा, और जनरेट होगा तो ये टेस्ट आ जाएगा। ठीक, पहली बात, अगर ये कार्बन कैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना टेस्ट क्या होगा, फास्ट होगा, उतनी रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट होगी। अब ये जो कार्बोकैटायन है, आगे बात समझ में, तो यहां से क्या है, जो AgNO3 से Ag प्लस आता है और अल्काइल हैलाइड से X माइनस, ये आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, AgX का प्रेसिपिटेट। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द AgNO3 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ही तो बन रहा है, और इंटरमीडिएट जितना स्टेबल बनेगा उतनी जल्दी बनेगा, उतनी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। चलिए अप्रोच क्या है, ये बात ध्यान रखनी है। विनाइल हैलाइड मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाली हैलोजन, एंड एराइल हैलाइड मतलब हैलोजन से, एराइल हैलाइड का मतलब है बेंजीन से जुड़ने वाली हैलोजन, मतलब फिनाइल रिंग से जुड़ने वाली हैलोजन। सेम वही कहानी, इसमें भी क्या है, डबल बॉन्ड से, बेंजीन में ये हर एक कार्बन डबल बॉन्डेड होगा तो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाली हैलोजन ही है। ऐसे समझो कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाली हैलोजन, क्योंकि विनाइल हैलाइड में भी डबल बॉन्डेड कार्बन इसे बोलते हैं विनाइल, और इससे जुड़ने वाली हैलोजन क्या कहलाएगी, विनाइल हैलाइड। ये क्या कहलाएगा, एराइल हैलाइड, मतलब एरोमेटिक या बेंजीन से जुड़ने वाली हैलोजन क्या कहलाती है, एराइल हैलाइड। और बेंजीन में भी हर एक कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो ऐसा कह सकते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाली जो हैलोजन है डज नॉट रिएक्ट विद AgNO3 सॉल्यूशन। तो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाली जो हैलोजन है वो AgNO3 टेस्ट नहीं देती। क्लियर हो गई बात, क्यों नहीं देती उसका रीजन समझ लीजिए। ये CX बॉन्ड हैज द करेक्ट, ये कह रहा है जैसी क्या होगा, देखिए इस पे हैलोजन पे क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेशन में है, तो जैसे ही अपना ये लोन पर देगा तो बॉन्ड इधर टूटेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड पार्शियलिटी पोलरिटी आ जाएगी। तो अगर क्या होगा, इस हैलोजन का जो लोन पेयर है वो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और हैलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है रेजोनेंस की वजह से,
और डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो ये बॉन्ड वीक स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो जल्दी से ब्रेक नहीं होगा, और जल्दी से ब्रेक नहीं होगा तो हैलोजन माइनस जल्दी से रिमूव नहीं होगी, और जल्दी से रिमूव नहीं होगी तो टेस्ट नहीं आता। एक दूसरा रीजन भी कह सकते हैं, जब ये X माइनस निकलेगा तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या आएगा प्लस, और डबल बॉन्डेड कार्बन की S करेक्टर क्या होती है ज्यादा, क्योंकि इसकी एडिशन sp2 होगी। S करेक्टर ज्यादा होगी तो S करेक्टर ज्यादा का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज होल्ड करने की टेंडेंसी क्या होती चली जाती है कम, क्योंकि जितना ज्यादा एस करेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी तो बढ़ती है मगर पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी घटती है। तो कह सकते हैं डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन कैटायन है वो हाईली अनस्टेबल होंगे, और हाईली अनस्टेबल कार्बन कैटायन होगा तो वो जल्दी से बनेगा नहीं। क्लियर होगी बात? तो दो बातें हैं, एक तो जो अगर ये जब ये हैलोजन निकल जाएगी तो जो कार्बन कैटायन बनेगा वो हाईली अनस्टेबल बनेगा, और दूसरी बात इसमें क्या होगा, ये रेजोनेंस की वजह से यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर होता है कार्बन और हैलोजन के बीच में, जिसकी वजह से बॉन्ड जल्दी से ब्रेक नहीं होता है। तो दो रीजन हो गए, CX बॉन्ड हैज द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक, और दूसरा देयर कार्बोकैटायन फॉर्म्ड आर हाईली अनस्टेबल, और यहां जो कार्बन कैटायन बनेगा वो हाईली अनस्टेबल, इसलिए डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाली जो हैलोजन है वो AgNO3 टेस्ट नहीं देती। और एक और तीसरा रीजन, दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, कहां, जहां पे एरोमेटिक बन जाए तो वहां पर रिएक्शन फास्ट होगी, और जहां पे नॉन एंटी एरोमेटिक बन जाए तो वहां पे भी टेस्ट नहीं आएगा। अगर कोई कार्बन कैटायन ऐसा जनरेट हो गया कि उसने कंपाउंड को क्या कर दिया एंटी एरोमेटिक, तो फिर भी तब भी वहां पे AgNO3 टेस्ट नहीं होगा। तो इफ द कार्बोकैटायन बिकम्स एंटी एरोमेटिक देन कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद AgNO3 टेस्ट, तब भी वो कंपाउंड AgNO3 टेस्ट नहीं देगा अगर क्या है वो एंटी एरोमेटिक बन गया, तो भले ही चाहे वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाली हैलोजन हो। नेक्स्ट, तो देखिए अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स AgNO3, ये कुछ कंपाउंड है, कह रहा है कि AgNO3 से रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, इन कंपाउंड का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना टूवर्ड्स AgNO3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन AgNO3 टेस्ट देगा कौन नहीं देगा, या रिएक्टिविटी टूवर्ड्स AgNO3, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो ध्यान से इसको समझ लें। तो देखिए सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाली हैलोजन है तो ये टेस्ट देगी, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाली हैलोजन है तो ये क्या देगी, टेस्ट दे सकती है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाली हैलोजन है तो ये टेस्ट देगी AgNO3, अगर ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाली हैलोजन है तो टेस्ट दे सकती है, मगर इसमें ध्यान देना है कि कहीं एंटी एरोमेटिक तो नहीं बन रहा, अगर एंटी एरोमेटिक बन रहा होगा हैलोजन का निकलने से तो फिर टेस्ट नहीं आएगा। खैर फिलहाल वो रिएक्टिविटी पूछ रहा है तो रिएक्टिविटी पूछ रहा है तो फिर हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जब ये हैलोजन निकलेगी माइनस तो यहाँ बनेगा प्लस, और ये जो प्लस है वो इसको क्या कर जाएगा एरोमेटिक, तो ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। यहाँ देखिए जब ये X माइनस निकलेगा ये बनेगा प्लस, और प्लस बनेगा तो ये कैसे पेयर है इसके पास, ओ इवन पेयर है, और इवन पेयर है तो इवन पेयर का मतलब एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक बन जाएगा तो इसमें रिएक्शन होगी ही नहीं, इसमें ये टेस्ट आएगा ही नहीं, और जब ये टेस्ट आएगा ही नहीं तो इसमें रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुत लो। आगे बस समझ में क्यों, क्योंकि इसके X माइनस के निकलने से जो प्लस बन रहा है वो उसको क्या कर जा रहा है एंटी एरोमेटिक। एंटी क्यों कर जा रहा है, क्योंकि इसमें कितने पेयर हैं, दो पेयर का मतलब इवन। यहाँ देखिए जब ये X माइनस निकलेगा तो ये प्लस बनेगा, और प्लस के साथ में कितने पेयर हैं, 3, और 3 पेयर हैं तो क्या हो जाएगा एरोमेटिक, और एरोमेटिक होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी। तो यहाँ देखिए इसमें जब ये X हेलोजन माइनस निकलेगा, XI माइनस निकलेगा तो ये बनेगा प्लस। ये कार्बन कैटायन इसको एरोमेटिक तो नहीं कर रहा, एरोमेटिक तो ये ऑलरेडी पहले से है, हाँ रेजोनेंस में जा सकता है, रेजोनेंस में आके वापस आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन कैटायन कहां बन रहा है, जिसमें एरोमेटिक हो रही है, तो इसमें भी एरोमेटिक आ रहा है, इसमें भी एरोमेटिक आ रहा है। अब दोनों में एरोमेटिक आ रहा है तो फिर देख लो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इससे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसमें मिलेंगे, इसमें। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे उतने ज्यादा क्या हो जाएगा स्टेबल। सबसे पहले तो स्टेबिलिटी फैक्टर कौन सा होगा, एरोमेटिसिटी, जिसमें भी एरोमेटिसिटी गेन हो गई वो सबसे ज्यादा स्टेबल। अब एक से ज्यादा दो में एरोमेटिसिटी गेन हो रही तो फिर देख लेंगे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और इसमें 3 बनेंगे। क्लियर, सभी कार्बन पे घूम जाता है, मैंने आपको बताया था, फर्स्ट से थर्ड पे, थर्ड से फिफ्थ पे, फिफ्थ से सेवन पे, सेवन से टू पे, टू से फोर पे, फोर से सिक्स पे, सिक्स से फिर बन पाएगा। आगे बात समझ में नहीं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो कौन होगा, सी, और उसके बाद कौन होगा, ए, और फिर कौन आएगा, डी, और लास्ट में कौन आएगा, बी। और बी पे सर्किल क्यों कर दिया, बी में अगर पूछे कि AgNO3 टेस्ट आएगा तो AgNO3 टेस्ट ए में आ सकता है, सी में आ सकता है, डी में, बी में तो AgNO3 टेस्ट आएगा ही नहीं। कब नहीं आता AgNO3 टेस्ट, या तो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाली हैलोजन हो तब नहीं आता, और या फिर क्या है हैलोजन के रिमूव होने से एंटी एरोमेटिक अगर कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है तो फिर AgNO3 टेस्ट नहीं आएगा।
तो इस केस में एंटी एरोमेटिक जो कार्बन कैटायन जनरेट हो रहा है वो एंटी एरोमेटिक हो रहा है। एंटी एरोमेटिक का मतलब क्या है, इसमें AgNO3 टेस्ट नहीं आएगा। लास्ट ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद AgNO3 सॉल्यूशन। ये कह रहा है कौन सा इनमें से ऐसा है जो AgNO3 सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, या कह सकते हैं AgNO3 टेस्ट नहीं देगा। तो देखिए ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाली हेलोजन है, और वैसे भी जब ये X माइनस निकलेगा तो जो प्लस बनेगा वो स्टेबल होगा, इसके साथ भी रेजोनेंस में आ जाएगा, इसके साथ भी रेजोनेंस में आएगा, तो रिएक्शन तो होगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद AgNO3, तो ये तो रिएक्ट करेगा। बात करें इसकी, ये डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ने वाली हेलोजन है, या कह सकते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाली हेलोजन है। तो इस केस में ये टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो देखिए हेलोजन पे क्या होंगे, लोन पेयर, और लोन पेयर सिंगल डबल ये कॉन्जुगेशन में आएंगे, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा तो जल्दी से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो इसमें AgNO3 टेस्ट नहीं आएगा। एक और रीजन है इसका, जब ये X माइनस अगर निकल भी गया तो यहाँ जो कार्बन कैटायन आएगा वो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो प्लस आता है वो हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन की S करेक्टर बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉनिसिटी बढ़ जाएगी, जिससे कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो इसमें टेस्ट नहीं आने वाला। इसकी बात करें तो ये क्या होगा, देखिए हेलोजन क्या है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ी है वो सिंगल बॉन्डेड है, और सिंगल बॉन्डेड है तो आराम से टेस्ट आ जाएगा। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ी थी वो सिंगल बॉन्डेड था तो टेस्ट आ गया। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ी वो सिंगल बॉन्डेड है तो निकल गया। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ी थी वो डबल बॉन्डेड था तो इसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो बी में टेस्ट नहीं आ रहा, ए में आ रहा, सी में आ रहा। देखिए आगे और अभी तो देखिए अगर हम बात करें हेलोजन की, तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो सिंगल बॉन्डेड है, तो सिंगल बॉन्डेड है तो AgNO3 टेस्ट आ जाना चाहिए, मगर इसमें भी टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब ये हेलोजन निकलेगी X माइनस निकलेगी तो ये जो प्लस बनेगा ये प्लस क्या कर जाएगा, इसको एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक बना जाएगा तो टेस्ट नहीं आएगा। दो ही जगह ध्यान रखना है कि हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ी है अगर वो डबल बॉन्डेड है तो टेस्ट नहीं आएगा, और हेलोजन के निकलने से जो कार्बन कैटायन बन रहा है अगर वो एंटी एरोमेटिक हो जा रहा है तो नहीं आएगा। इसमें देखिए ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ी है वो कैसा है, डबल बॉन्डेड, और डबल बॉन्डेड है तो इसमें टेस्ट नहीं आएगा। रीजन वही है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा यहाँ, और अगर जब हेलोजन निकलेगा तो जो कार्बन कैटायन होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। सेम कहानी, हेलोजन जिस कार्बन पर अटैच है वो सिंगल बॉन्डेड है, वो डबल बॉन्डेड नहीं है, तो इसका मतलब ये टेस्ट होगा। और जैसे भी जब ये X माइनस निकलेगी तो यहाँ बनेगा प्लस, और वो प्लस इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आएगा तो रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाएगी, यानी कि बहुत जल्दी हो जाएगी। सेम कहानी, ये हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ी है वो सिंगल बॉन्डेड है, और सिंगल बॉन्डेड है तो AgNO3 टेस्ट आएगा। और देखिए वैसे भी अगर जब ये X माइनस निकलेगा तो ये कार्बन कैटायन बनेगा, और ये कार्बन कैटायन जो बनेगा वो इसके साथ भी रेजोनेंस में, इसके साथ भी, इसके साथ भी, कितने रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन जाएंगे 10। तो यहाँ पे तो किस किस में नहीं आया, एक तो इस E में नहीं आया, और एक इस D में नहीं आया, और एक वहाँ पे B था, B मतलब एराइल हैलाइड, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ने वाली जो हेलोजन थी उसमें नहीं आ रहा। तो इन तीन कंपाउंड में नहीं आया है, बाकी सब में आ गया है। थैंक्स।